नाम मिला क्रांति और आज मैं क्लास 11 के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूं एक महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आना चाहिए क्योंकि आपके आसपास चारों तरफ आप इसके रिलेटेड काफी सारी चीजें देखते हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागति का वन शॉट, जिसमें आज हम ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को इतना आसानी से एक शॉट में ही पूरा समझ के खत्म कर लेने वाले हैं। बहुत ही कम समय में हम पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और ये वन शॉट एक बार नहीं बार बार आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि रिवीजन करना बार बार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तब जाकर के आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। और इस वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकॉन हिट करना नहीं भूलेंगे क्योंकि हम लगातार लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक लेक्चर्स के सेशन जिसमें आपकी पढ़ाई हो रही है आसान। और बढ़ते हैं आगे आज के इस चैप्टर की तरफ। तो भाई सबसे पहले हमको इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम मतलब समझे यानी कि ऊष्मागत की, तो कक्षा 11वीं की जब से आप लोगों ने शुरुआत करी है तब से आप गति के बारे में पढ़ते आ रहे हो, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने शुद्ध गतिकी पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, गतिकी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स, उसके बाद डायनेमिक्स। अब यहां पर डायनेमिक्स यानी कि गतिकी में हम ऊष्मा की गतिकी यानी कि हीट की गति को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हीट जहां मोशन में होती है, मतलब हीट ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह जहां पर भी स्थानांतरित हो रही होती है वह जो सिस्टम है, वह जो निकाय है, वो क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स यहां पर वो कहलाएगा। और यहां पर शब्द से भी आप समझ पा रहे हो कि यहां पर जो थर्मो शब्द जो है यानी कि ऊष्मा शब्द जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायनेमिक्स जो है गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ऊष्मा जब स्थानांतरित हो रही है, गति कर रही है, ऊष्मागतिकी कहला रही है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को करने हैं। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ऊष्मागतिकी से संबंधित परिभाषाएं, तापीय साम्य, मतलब कि सारा बेसिक्स हम लोगों को समझना है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम को भी हम लोगों को पढ़ना है। और उसके अलावा हम लोगों को ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है। और इसके बाद प्रथम नियम और इनके अनुप्रयोग को देखते हुए विशिष्ट ऊष्माओं के संबंध में जो मेयर का हमारा सूत्र है इसको भी हम लोगों को देखना है। ऊष्मागतिकी चर या अवस्था समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो गैसों के अणु गति सिद्धांत में भी आप लोगों ने गैस के आदर्श गैस का समीकरण बिल्कुल वही रिलेट करता हुआ यहाँ ऊष्मागतिकीय निकाय के लिए भी वो समीकरण यहाँ पर अवस्था समीकरण कहलाएगा। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जिसमें 5 प्रक्रम होंगे, समतापी, समदाबी, चक्रीय प्रक्रम और जितने भी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम, सारे प्रक्रम को हम देखेंगे डिटेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक। इसके बाद आ जाता है आपका ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन और उसके बाद प्रशीतक या फिर ऊष्मा पंप, जैसे कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह जिस कॉन्सेप्ट पर काम करता है उसको हमको समझना है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझने के बाद कार्नो इंजन और कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और जो है हमारा सारा टॉपिक जो है कवर हो पाएगा। फिलहाल ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, आपके आसपास चारों तरफ बहुत सारी जगहों में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इवन अगर आप चाय पीते हुए ये लेक्चर देख रहे हो, कॉफी पीते हुए अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो वो भी क्या है, एक ऊष्मागतिकी निकाय है। कैसे, तो इसकी बात करते हैं हम इन डायग्राम्स के माध्यम से। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पर गैस पर जो है अगर मान लो कि चाय बना रहे हो या पानी को खौलने के लिए आप लोगों ने रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बर्तन में आपने पानी रखा, ठीक है, ये हिस्सा आपका निकाय कहलाएगा जिसको हम सिस्टम कहते हैं। यहां पर होता क्या है, ऊष्मागतिकी में हीट ट्रांसफर होता है। कैसे होता है ऊष्मागतिकी में हीट ट्रांसफर, तो यहां पर जो इसकी ऊर्जा है ना, इसकी ऊर्जा और इसके अंदर जो पदार्थ है, ठीक है, वो यहां पर क्या होंगे, अगर इस निकाय से अगर यहां बाहर का जो वातावरण है जिसको हम परिवेश नाम देते हैं, उस परिवेश में स्थानांतरित होंगे। कैसे, जैसे कि अगर मान लो कि पानी हमने गर्म किया, पानी गर्म हुआ, वाष्प निकला, तो वाष्प कहां चला गया, परिवेश में चला गया, ठीक है। तो यहां पर पानी जो है पानी का जो पदार्थ है भाप के रूप में परिवेश में गया, साथ ही साथ ऊष्मा भी, मतलब गर्माहट चारों तरफ तो आएगी ना, आप
ठंड के समय में आप जो है मान लो कि इस तरीके से हीटर चला कर रखते हो और हीटर के सामने अगर आप बैठ जाते हो तो वो क्या कर रहा है, वह एक ऊष्मागतिकी निकाय है और वो आपको जो है हीट यानी कि ऊष्मा आपको दे रहा है और आप बढ़िया उस हीटर से जो है अपनी ठंड मिटा रहे हो। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो यहां पर ये जो है वो क्या कहला रहा है आपका, ये आपका निकाय। ठीक है, और ये निकाय का जो है ये मान लो कि अगर ये इसका जो जिस बर्तन में हमने यहां पर रखा हुआ है इस पदार्थ को, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका सरफेस कहलाएगा। ठीक है, सतह आपकी कहलाएगी। और इसके अलावा चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। और ऊष्मा का आदान प्रदान जो है निकाय और परिवेश के बीच होता है, परिवेश या वातावरण जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऊष्मागतिकी निकाय है, यहां पर खुला हुआ निकाय है, यहां पर बंद निकाय है। तो ऊष्मागतिकी के निकाय भी जैसे कि अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे खुला हुआ है तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये बंद है अगर निकाय, जैसे कि आप अगर मान लो कि गैस पर जो है कुकर रख दिया आपने तो वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा है। हाँ, सीटी लगेगी तब भाप के रूप में जरूर होगा, पर अगर आपने किसी बर्तन को बंद कर दिया है तो वहां पर क्या हो रहा है, केवल और केवल ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण आप कह सकते हो, लेकिन किसी भी तरह से पदार्थ का स्थानांतरण परिवेश में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बंद और खुला दो अलग अलग ऊष्मागतिकी के निकाय हो गए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग मैंने आपको समझाया है। यहां पर ये जो ऊष्मागतिकी निकाय है किन बातों पर निर्भर कर रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर ताप सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर दाब भी होगा, अब इसका आयतन भी होगा। इस ऊष्मागतिकी निकाय का ताप दाब आयतन पर जो है यहां पर निर्भर कर रहा है। ये ताप दाब और आयतन जो है ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। और इनकी अवस्थाओं पर ये सारा कुछ निर्भर करता है, जिसके आधार पर हम अवस्था समीकरण पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, ऑलरेडी हमने गैसों के अणुगति सिद्धांत में पढ़ा हुआ है और यहां पर भी पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका अवस्था समीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसका डिटेल हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो सारी बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। फटाफट से हम जो है यहां पर सारी परिभाषाएं देख लेंगे, एकदम क्विक रिवीजन कर लेंगे। आप देख पा रहे हो कि ऊष्मा का स्थानांतरण अन्य रूपों में अगर रूपांतरण होता है तो ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। और मेजरली यहां पर क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध के बारे में ही हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं या स्टडी करते हैं। आप देख पा रहे हो कि अगर आपने आग जलाई हुई है, अगर लकड़ियों को रख के आपने आग जलाई हुई है तो यहां पर लकड़ियां जो है बिल्कुल राख में बदल रही है जल करके। तो यहां पर जो है वहां पर पदार्थ का भी स्थानांतरण हो रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा दे रही है तो ऊष्मा का भी स्थानांतरण हो रहा है और काफी सारी चीजें यहां पर हो रही है कुल मिलाकर के ये ऊष्मागतिकी निकाय। और इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज या मैकेनिकल प्लांट्स वगैरह बहुत सारी ऐसी जगहों में सारे के सारे जगह ऊष्मागतिकी। तो इसका मतलब जो मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रही हूं, बता रही हूं, परिभाषाएं आपको समझा रही हूं, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके चारों तरफ ऊष्मागतिकी निकाय क्या क्या है। ठीक है, निकाय किसको कहते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, परिवेश के बारे में भी आपको बता दिया है। चाहे तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पर आपको दिए गए हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। असमांग निकाय, समांग निकाय या फिर विलगित निकाय की हम बात करेंगे। असमांग निकाय का मतलब यह है कि अगर मान लो कि प्रत्येक भाग, मान लो कि निकाय है, निकाय के एक से अधिक भाग है, जैसे कि आप इस डायग्राम पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर निकाय के एक से अधिक भाग है और यहां पर प्रत्येक भाग समान नहीं है तो असमांग निकाय, और एक समान है तो क्या होगा, समांग निकाय। विलगित निकाय जो ऐसा निकाय जो कि अन्य निकाय या वातावरण से अन्योन्य क्रिया नहीं करता, मतलब लेन देन नहीं कर रहा है, अगर अलग है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विलगित निकाय कहलाएगा। क्लियर है सभी को। एंड इसके बाद ऊष्मागतिकी से संबंधित परिभाषाओं में हम ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी भी वस्तु मतलब किसी भी पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा। जैसे इमेजिन करो अगर आप चाय बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, नीचे से आप उसको क्या दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो। तो वहां पर ऊष्मा जो है वो चाय बना रही है, वो कार्य में परिवर्तित हो रही है। तो इसी से संबंधित ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक, जिसमें काफी सारे प्रयोगों के आधार पर यह बताया गया कि ऊष्मा जो है
वो किस में परिवर्तित होती है, कार्य में परिवर्तित होती है, और जो कार्य हमको मिलता है वो किसके समानुपाती होगा, दी गई ऊष्मा के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो यहां पर हमको एक नियतांक प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं जूल नियतांक। क्या बोलते हैं बेटा, जूल नियतांक, काफी महत्वपूर्ण है। और कार्य का आपको मात्रक पता है जूल, और यहां पर ये जे जो है जूल नियतांक को प्रदर्शित करता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी के सिद्धांत पर हम इसके प्रथम नियम को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले निकाय और परिवेश की बात करते हैं। तो ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं डायग्राम के माध्यम से कि कोई सिस्टम जो है जहां पर ऊष्मागतिकी की घटना हो रही है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिकी निकाय, और जिसके साथ वो आदान प्रदान लेन देन कर रहा है, अन्योन्य क्रिया कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, निकाय या परिवेश, जिसके लिए आपको डिफरेंट एग्जांपल्स यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी चर। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि ऊष्मागतिकी चर हम किसको बोलते हैं, अवस्थाएं जिस पर निर्धारित होती है, जैसे मैंने ताप, दाब और आयतन की बात करी, ये सारे के सारे ऊष्मागतिकी चर कहलाएंगे। एंड ऊष्मागतिकी चर के बाद ऊष्मागतिकी संतुलन की बात करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का जो है काफी परिवर्तन, स्थानांतरण, यहां पर रूपांतरण हो रहा है, राइट। रासायनिक, अब अगर मान लो कि ये किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा जो है अगर संतुलन में हो तो वो निकाय क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिकी संतुलन में कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल अगर शून्य है तो क्या होगा, निकाय संतुलन में होगा। ठीक है, बैलेंस्ड होगा, संतुलन में होगा। ठीक है, ये आपका ऊष्मागतिकी संतुलन कहलाता है। ऊष्मागतिक अवस्था की बात करें तो यहां पर अगर हमको इनके ताप, दाब और आयतन के बारे में अगर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हमको पता है, ठीक है, तो वो क्या प्रदर्शित कर रही है कि ऊष्मागतिकी जो निकाय है वो किस अवस्था में है, उस अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। ये ऊष्मागतिक अवस्था कहलाएगी। अवस्था समीकरण के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जो यहां पर इनकी अवस्थाओं को एक्सप्लेन कर रही है, ताप, दाब, आयतन, उन पर यह निर्भर करता है, जो कि हमने चार्ल्स के नियम, बॉयल के नियम से जो है इन अवस्था समीकरण को हमने डिराइव किया है गैसों के अणुगति सिद्धांत में। आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे तो जो निकाय है उस निकाय के अंदर काफी सारे जो कण होंगे, ठोस, द्रव और गैस, किसके भी कण हो सकते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण हो सकते हैं, तो वहां पर उनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, वो क्या कहलाएगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा। यांत्रिक मतलब कि निकाय की जो यांत्रिक ऊर्जा है वही उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा यहां पर कहला रही है, जिसको हम क्या करेंगे, यू अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और अगर गैस की बात करें तो गैस की यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर स्थितिज ऊर्जा एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर सिर्फ गतिज ऊर्जा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गैस के कण लगातार गतिशील होते हैं। तापीय साम्य की अगर हम बात करें तो तापीय साम्य का मतलब क्या होता है, तापीय साम्य का मतलब क्या होता है, तो अगर मान लो कि हमारे पास अगर कोई ऊष्मागतिकी निकाय है, ठीक है, अब उस निकाय में जो है अगर उनका दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है, समय के साथ अगर परिवर्तित नहीं होता है तो ऊष्मागतिकी निकाय क्या कहलाता है, तापीय साम्य कहलाता है। अब इस तापीय साम्य के कॉन्सेप्ट पर ही निर्भर करता है आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, काफी महत्वपूर्ण नियम, शून्यवा नियम। अब यहां पर शून्यवा नियम में क्या कहा जाता है कि अगर मान लो कि जैसे यहां पर कुल 3 ऊष्मागतिकी निकाय हैं, ए, बी और सी। कितने निकाय हैं, ए, बी और सी, 3 निकाय हैं। ठीक है, तो अगर 3 निकायों के बीच अगर हम रिलेशंस की बात करें तो जैसे मान लो कि यहां पर क्या है, ये जो ए निकाय है अगर ये सी निकाय के साथ ये अगर मान लो कि ऊष्मागतिकी संतुलन यानी कि तापीय साम्य की स्थिति में है, समय के साथ यहां पर जो है ताप, दाब, आयतन में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, तापीय साम्य में है। इसके अलावा ये बी और सी निकाय भी अगर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं, तापीय साम्य में है, तो यहां पर जो है ए और बी के बीच का रिलेशन नहीं दिया गया, राइट, ए और बी के बीच का रिलेशन नहीं दिया गया। लेकिन ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या कहेगा कि भाई अगर ए के साथ सी तापीय साम्य में है, बी के साथ सी अगर तापीय साम्य में है, तो इनके बीच का रिलेशन भले ही नहीं दिया गया, पर शून्यवा नियम कहता है कि ए और बी भी आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। ये आपका शून्यवा नियम। ठीक है, अब इस शून्यवा नियम के आधार पर जो है यहां पर ताप की अभिधारणा दी गई है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहां पर शून्यवा नियम पढ़ा है, ठीक है, तो जब हमने यहां पर ऊष्मीय साम्य यानी कि तापीय
या साम्य की बात कही, ठीक है। तो यहां पर अगर इसका जो तापमान है TA और इसका तापमान TC, तो अगर मान लो कि क्या है TA बराबर है किसके, TC के, और यहां पर ये B और C निकाय का तापमान, B निकाय का तापमान हमने मान लिया क्या, TB, और यहां पर TB क्या है, समान है किसके, TC के, तो क्या हो जाएगा आपका TA भी समान हो जाएगा किसके, TB के, ठीक है। मतलब कि पहले A निकाय का जो तापमान है वो B निकाय के तापमान के समान हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर शून्यवा नियम में ऊष्मीय साम्य की बात परस्पर समझी है। तो यहां से हमको ताप के बारे में भी, ताप की अभिधारणा के बारे में भी हमको शून्यवा नियम से पता चल रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की तरफ, ठीक है। तो जब हमने ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक के बारे में जब हम लोगों ने बात किया, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी ऊष्मागतिकी निकाय को जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कार्य में परिवर्तित हो रहा है। जैसे कि अगर हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए हम स्टोव से अगर हीट दे रहे हैं, राइट, है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, चाय जो है बन रही है, तो कार्य में ट्रांसफर हो रहा है, और जो कार्य हो रहा है, जितनी ऊष्मा हमने दी है वह क्या है, उसके समानुपाती है, ठीक है। तो ये ऊष्मा का जो थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसी थ्योरी को जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के रूप में जो है 1850 में जूल और रोलिंड जी के द्वारा, इन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया कि जो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है। तो जैसे कि मान लो कि उत्पन्न ऊष्मा क्या है, H है, और किया गया कार्य क्या है, W है, तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के तुल्य होंगे, मतलब कि पूरा कार्य तो नहीं होगा, लेकिन लगभग जो है बिल्कुल समानुपाती होगा, तुल्य होगा। जितनी ऊष्मा देंगे उतना कार्य मिलेगा। ज्यादा कार्य चाहिए तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। ज्यादा दूर घूमना है, गाड़ी में पेट्रोल आप भरवाते हो, ज्यादा पेट्रोल भरवाओगे, ज्यादा दूर तक घूम पाओगे। बस बिल्कुल यही है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार होता क्या है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर जैसे कि जो हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर ये JH जूल नियतांक तो हमको प्राप्त होता ही है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ऊष्मा को हम जो है H या Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, H या Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम Q से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार होगा क्या कि जैसे कि जो हम लोगों ने ऊष्मा दी, ठीक है, तो ऊष्मा में क्या हुआ, परिवर्तन, ऊष्मा दी हमने, ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, तो वो हमको क्या होगा, कार्य के रूप में प्राप्त होगा। क्या होगा, कार्य के रूप में प्राप्त होगा। पर पूरा कार्य के रूप में प्राप्त ना होकर के कुछ हिस्सा जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में भी हमको प्राप्त होगा। आंतरिक ऊर्जा का मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जो ऊष्मागतिकी निकाय में है उनका योग क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा। और यहां पर कार्य के साथ साथ आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो है होता है, ठीक। अब इसके बाद जब हम ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा को थोड़ा डिटेल में एक बार समझेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है ऊष्मा क्या है ऊष्मा की वह ऊर्जा जो निकाय या परिवेश के बीच में क्या होती है, तापांतर होने के कारण स्थानांतरित होती है। जैसे कि जो हम आग जला करके अगर मान लो चाय बना रहे हैं, तो जो आग हम दे रहे हैं उसका ताप या ऊष्मा अधिक है, और जो चाय की केटल हम लोगों ने वहां पर रखी हुई है उसका तापमान कम है, वो उसको गर्म करता है और ऊष्मा जो है कार्य के रूप में रूपांतरित होती है। आई बात समझ में? तो क्या हो रही है, ऊष्मा जो है स्थानांतरित हो रही है, ये क्या कहला रही है, ऊष्मा कहला रही है। और इसके विभिन्न जो है आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब देखो जितना ताप हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर जो ऊष्मा है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, ऊष्मा जो है ताप पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है, ऊष्मा जो है ताप पर निर्भर कर रही है। और ऊष्मा का ये सूत्र जो है हमको प्राप्त हो रहा है। यहां पर C जो है, C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। अब विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मुझे ताप में अंतर 1 डिग्री का करना है, क्या करना है, अगर मुझे ताप में अंतर जो है 1 डिग्री का करना है, 1 डिग्री तापमान मुझे किसी ऊष्मागतिकी निकाय का बढ़ाना है, तो 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मुझे क्या होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है, जिसमें उतना की आवश्यकता होगी, नीड होगी, वह क्या कहलाएगी, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। हाँ ओके, सॉरी बेटा। तो यहां पर जो है ये जो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए हमको चाहिए, वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी,
ठीक है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा दो तरीके से हम देखेंगे, एक बार जो है हम दाब को स्थिर करके देखेंगे, एक बार जो है हम क्या करेंगे आयतन को स्थिर करके देखेंगे। जो हमारे ऊष्मागत की चर है ताप, दाब और आयतन, ताप में परिवर्तन हो रहा है तो एक बार हम दाब को स्थिर रखेंगे, एक बार हम आयतन को स्थिर रखेंगे। तो इनके लिए हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर ताप और नियत आयतन पर यहाँ पर जो है हमको ऊष्मा भी मिल जाएगी और इनकी विशिष्ट ऊष्मा भी मिल जाएगी। नियत दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा है यहाँ Cp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को हम Cv से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऊष्मा में परिवर्तन और विशिष्ट ऊष्मा दोनों ही हमको इस सूत्र से प्राप्त हो सकती है। कभी आपको जो है इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछेगा अगर, तो इस सूत्र के इस्तेमाल से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। और म्यू जो है यहाँ पर एक नियतांक है जिसकी वैल्यू आपको जो है दी रहेगी क्वेश्चन में। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि मान लो कि कोई ऊष्मागत की निकाय है, इस ऊष्मागत की निकाय में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऊष्मा दे रहे हैं और इसके अंदर हो सकता है कि द्रव और गैस, पानी और भाप दोनों हो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये कार्य में कैसे परिवर्तित होगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इस ऊष्मागत की निकाय में क्या होगा कि जब हम ऊष्मा देंगे, ठीक है, ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, दाब लगेगा। क्या लगेगा, दाब लगेगा। ठीक है, अब दाब लगेगा तो दाब कैसे लगता है, तो भाई एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा जो वो क्या कहलाएगा, दाब। अब यहां से दाब से हमको जो है किसके बारे में पता चल पा रहा है, तो यहां से हम लोगों को जो है बल के बारे में पता चल पा रहा है कि भाई बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब और जितने क्षेत्रफल पर लग रहा है ना, उनका गुणनफल यहाँ पर बल हो जाएगा। जब भी हम कार्य कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का तो हम बल गुणा विस्थापन क्या करते हैं, बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर भी अगर हमको ऊष्मागत की निकाय का अगर हमको कार्य कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमको कार्य अगर हमको कैलकुलेट करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, हम यहां से बात करते हैं। ठीक है, कार्य कैलकुलेट अगर आपको करना है तो यहां पर आपको क्या देखना होगा, यहां पर जो है बल गुणा विस्थापन, ये आपको समझना होगा, राइट। तो अब आपको यहां पर इस ऊष्मागत की निकाय में अगर इस पिस्टन के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, यहां पर पिस्टन के द्वारा यहां पर बल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर एकांक क्षेत्रफल में दाब उत्पन्न हो रहा है और यहां पर जो किया गया कार्य है ये क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। तो हम लोगों ने जो है छोटे से कार्य के लिए छोटा सा विस्थापन, स्मॉल चेंज को यहां पर कंसीडर करते हुए हमने बल की जगह रख दिया क्या, दाब गुणा क्षेत्रफल हम लोगों ने यहां पर रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पर ADX जो देख रहे हैं, ठीक है, ADX इसके जगह में हम लोगों ने DV लिखा। क्यों लिखा, तो भाई यहां पर जो है ये आपका क्षेत्रफल और ये विस्थापन, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन, तो ये क्षेत्रफल गुणा विस्थापन क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। और यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, डेल W बराबर क्या मिल गया, P डेल्टा V, जो हम जो है काफी जगह इस्तेमाल करेंगे। यहां तक कि जो हम लोगों ने ऊष्मागतिकी का नियम निकाला है वहां पर भी हम इसको रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। और अगर मान लो कि आयतन नियत है, अगर नियत आयतन है तो नियत आयतन के लिए हमारा कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो आयतन में परिवर्तन की वजह से ही हमको कार्य होकर मिल रहा है। अगर आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो हमको कार्य क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, हाँ, यहां पर जो है हम आयतन परिवर्तन से संबंध कार्य की बात करें कि किस तरह से अगर हमको आयतन में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से हमको कार्य मिलता है। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पर ये जो समीकरण मिला है क्या, dW बराबर क्या मिला हम लोगों को, P dV। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो कुल ऊष्मागत की निकाय के लिए किया गया कार्य हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वही किया गया है कि कार्य की अगर हम लोगों को कुल मात्रा अगर हम लोगों को निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे कहां से कहां तक के आयतन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर VI से लेकर के VF तक के क्या हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आगे चल के जब हम ऊष्मागत की प्रक्रम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में समझेंगे तो वहां पर ये चीज आपको काफी ज्यादा बेसिक काम आने वाली है। ध्यान रखना है आपको, यहां पर आयतन में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन, और मान लो कि ये V1 और V2 भी लिख सकते हो, V1 से V2 तक अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण हमको कार्य मिल रहा है। कार्य कैसे मिलेगा, तो ये परिवर्तन के कारण यहां पर जो क्षेत्रफल बन रहा है ये क्षेत्रफल ही हमको कार्य का कैलकुलेशन देगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयतन में परिवर्तन से के कारण हम यहां पर कार्य कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आंतरिक ऊर्जा यानी कि ऊष्मागत की निकाय की यांत्रिक ऊर्जा की ही हम बात करते हैं, जहां पर स्थितिज ऊर्जा
और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और इनमें जो परिवर्तन है, ठीक है, उसी की वजह से क्या होगा, यहां पर आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। और यहां पर आप देख पा रहे हो ये du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर डेल्टा UK प्लस डेल्टा UP, ठीक है, ये हो गया आपका। और इस आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो जो हमने ऊष्मा में परिवर्तन के लिए जिस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया था, बिल्कुल वहीं से उस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है, ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। और यहां पर भी हम जब बात कर रहे हैं, वो हम बाहर से निकाय को जो ऊष्मा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जो, उसकी बात कर रहे हैं। और यहां पर निकाय के अंदर की जो ऊर्जा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आपको ये समीकरण जो है मिला हुआ है। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की अगर बात करें तो जैसे आयतन में परिवर्तन के लिए हम लोगों ने देखा था जो प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन, उसी तरीके से यहां पर आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, ठीक है, तो जो निकाय हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकीय जितने भी प्रक्रम के बारे में आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनमें जो परिवर्तन है, बिल्कुल जो अंतिम स्थिति और जो प्रारंभिक स्थिति उनके बीच का जो परिवर्तन है, इसको जो है अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो सूत्र देखा है, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात रही तो फिर बात हुई कि अगर हम नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के लिए तापमान में परिवर्तन जो है, तापमान में परिवर्तन करने के कारण हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मिलता है। तो ये नियत आयतन के कंडीशन में ये जो विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है, आगे चल करके ये आपको नियत आयतन पर जब कार्य, क्योंकि हमने इसके पहले किसके बारे में पढ़ा, कार्य के बारे में पढ़ा, तो जब कार्य के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि अगर आयतन नियत रहेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन नियत रहेगा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। लेकिन नियत आयतन पर पूरी की पूरी ऊष्मा जो है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में स्थापित रहेगी। और इस सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। आगे डेरिवेशन में ये चीजें आपको काम आने वाली है, ठीक है। प्रथम नियम के बारे में हम लोगों ने बेसिक ऑलरेडी पढ़ा था, वापस से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, लगभग पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित हो रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा। और यहां पर जो है यहां पर अगर हम जूल और कैलोरी के बीच का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको वो रिलेशन लिखा हुआ दिया गया है, ठीक है। वैसे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इस डेरिवेशन के बारे में जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, पर कैसे प्राप्त हुआ ये यहां पर जो है आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि जो ऊष्मागत की निकाय है, ठीक है, जिसको हम ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा जिसको हम प्रदान कर रहे हैं, ऊष्मा जिसको हम प्रदान कर रहे हैं उसकी भी अपनी क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी। और जिस निकाय को हम प्रदान कर रहे हैं, जहां पर हम ऊष्मा जो है हमको कार्य के रूप में प्राप्त हो रहा है ना, उस निकाय की भी क्या होगी, अपनी आंतरिक ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहां पर जो हमने ऊष्मा दी, जिसके द्वारा हमने ऊष्मा दी, स्रोत की अगर हम बात करें तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, और यहां पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा से हम लोगों को क्या मिल गया, यहां पर हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मिल गया। और यहां से हमको ये सूत्र जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के द्वारा प्राप्त हो गया, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। और यहां पर जो है डेल्टा वी की जगह में P डेल्टा वी भी जो है आप डेल्टा W के जगह में, सॉरी, कार्य में परिवर्तन की जगह में जो है लिख करके इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जो परिभाषा दी गई है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर जो है बिल्कुल इस चीज को है थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन किया गया है कि जो हम ऊष्मा देते हैं वो क्या होता है, कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। और यहां पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। यहां पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अनुप्रयोग में क्या क्या है, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के चक्रीय प्रक्रम की व्याख्या की गई है, इसके बाद विलगित निकाय की व्याख्या की गई है, इसके बाद गुप्त ऊष्मा की व्याख्या की गई है, और गुप्त ऊष्मा के बाद समतापी प्रक्रम की व्याख्या की गई है, रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या की गई है, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले आपको मैं इन प्रक्रम के बारे में अगर थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो जब हम समतापी प्रक्रम की बात करते हैं, समतापी प्रक्रम में आपका क्या हो जाएगा कि तापमान जो है वो नियत रहेगा, समान रहेगा, ठीक है।
तापमान जो है नियत रहेगा, समान रहेगा। और जब हम रुद्धोष्म शब्द की बात करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम अनुप्रयोग में थोड़ा देख लेते हैं। रुद्धोष्म, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे किसकी? रुद्धोष्म प्रक्रम की। रुद्धोष्म, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम। अब रुद्धोष्म का मतलब अवरुद्ध, विरोध, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मान लो कि बंद निकाय है, उष्मागत की निकाय अगर बंद है, ठीक है, तो अगर मान लो कि यहां पर उष्मा और ऊर्जा है ना, उष्मा ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण अगर परिवेश के साथ आदान प्रदान अन्योन्य क्रिया अगर नहीं होती, जो भी क्रिया होती है उष्मागत की निकाय के अंदर ही अंदर अगर होती है, तो वो क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पर काफी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि उष्मागत की निकाय के अंदर ही अंदर जो भी होगा परिवर्तन वो होगा, बाहर के परिवेश से उसका कोई लेन देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो किनारा है, उसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, इतनी स्ट्रांग, जैसे कि मान लो कि सीमेंट का बहुत मोटा परत बना दिया गया और उसके अंदर उष्मागत की निकाय को रख दिया गया, तो क्या होगा कि उस सीमेंट की मोटी परत के कारण जो बाहर का वातावरण है उस पर जो है उष्मा और ऊर्जा का या फिर पदार्थ का स्थानांतरण हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा घेरा लगा दिया गया है कि संभव नहीं है। तो उसके अंदर जो प्रक्रम होगा वो रुद्धोष्म प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो चक्रीय प्रक्रम का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि हमने क्या करा, किसी निकाय को गर्म किया, ठीक है, किसी निकाय को गर्म किया, मतलब यहां पर उष्मागतिकी का प्रसार हुआ, उसके बाद क्या किया, वापस से इसको ठंडा कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? संपीड़न हो गया, ठीक है, वापस से वो अपनी पहली अवस्था में आ गया। तो क्या किया? पहले तो गर्म किया फिर ठंडा किया, ठीक है, जैसे आप चाय बनाएं, चलो चाय बनाई तो क्या, पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद वापस से ठंडा कर दिया, तो हो गया है ना, जो हमने पहले की जो पानी की ऊर्जा थी वही ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? गर्म किया फिर ठंडा कर दिया, चक्रीय प्रक्रम कहलाया, ठीक है। तो गर्म किया तो क्या होगा? वहां पर उनके अणुओं का, उनके कणों का प्रसार होगा, और जब ठंडा हुआ तो क्या होगा? उनके अंदर जो कण हैं, ठीक है, उस पदार्थ के अंदर जो कण हैं उनका संपीड़न होगा, ठीक है। तो आप प्रसार और संपीड़न का वर्ड का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे, पर कुल मिलाकर के अपनी पहली अवस्था में आ गया तो क्या कहलाया? चक्रीय प्रक्रम कहलाया। जब हम इनमें जो है उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार इनके अनुप्रयोग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि पहले चक्रीय प्रक्रम की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमने क्या किया, पदार्थ को गर्म किया, ठीक है, और वापस से क्या किया, ठंडा किया, तो यहां पर क्या हुआ? प्रसार हुआ था कणों का, और यहां पर क्या हुआ? संपीड़न। वापस से यहां पर जो है अपनी पहली जैसी अवस्था में आ गया, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? जो हम स्रोत के द्वारा उष्मा देते हैं, उस उष्मा की जो आंतरिक ऊर्जा है और जिस निकाय को हम ऊर्जा दे रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए? कुछ परिवर्तन होना चाहिए, पर यहां पर हुआ नहीं, वापस से वो अपनी पहली जैसी अवस्था में आ गया। मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है क्या है? आंतरिक ऊर्जा स्थिर है, आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा है लेकिन परिवर्तन नहीं है, वापस अपनी पहले जैसे आ गया। तो अगर हम मान लो कि इस उष्मागतिकी के प्रथम नियम के सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र के अनुसार जो है हमको ये संबंध प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है हमारा ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है, तो सारा का सारा क्या हो गया? सारी की सारी उष्मा जो है कार्य में परिवर्तन के बराबर हो गई। तो ये अपना पहला अनुप्रयोग हो गया। इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जहां पर अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है, अलग थलग है वो विलगित निकाय, अलग थलग है, परिवेश या वातावरण के साथ अगर अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो क्या कहला रहा है? विलगित निकाय कहला रहा है। आइसोलेट कर दिया गया है, अलग, जैसे कि आप क्वारंटाइन में रहे होगे, राइट, जब कोरोना चल रहा होगा तो आप क्या थे? अलग थे, तो वो उस समय आप क्या थे? विलगित निकाय। तो जैसे आप वहां पर विलगित निकाय थे, वैसे ही अगर हम उष्मागत की निकायों की बात करें तो उष्मागत में भी क्या होता है? विलगित निकाय होता है। अब निकाय अगर विलगित है तो ना तो वहां पर उष्मा का आदान प्रदान होगा, ठीक है, तो कोई प्रकार से कार्य भी नहीं होगा, और यहां पर कोई प्रकार से कार्य भी नहीं होगा तो आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा, और तीनों चीजें ही क्या रहेगी? तीनों में जो परिवर्तन है वो शून्य रहेगा विलगित निकाय के लिए। दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग गुप्त उष्मा की बात करते हैं। तो गुप्त उष्मा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, अब जब किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान ताप में परिवर्तन किए एक अवस्था से क्या जाता है? दूसरी अवस्था में। मान लो कि अगर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री ही है, पानी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री ही है, पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में अगर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अगर मान लो वो पानी से क्या बन गया? बर्फ अगर बन गया, ठीक है, तो वहां पर उस अवस्था में परिवर्तन के लिए कुछ तो भी उष्मा क्या हो जाएगी? अवशोषित कर ली जाएगी पदार्थ के द्वारा, और ये अवशोषित उष्मा ही क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा। मतलब ताप में परिवर्तन किए बिना
वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ऊष्मा में परिवर्तन के कारण, ठीक है, ऊष्मा में परिवर्तन के कारण, ठीक। तो वो क्या कहलाती है, वो जो जितनी ऊष्मा अवशोषित करके अपनी अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, वो अवशोषित ऊष्मा की जो मात्रा है वो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा को जो है हम एल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट मतलब एल फॉर लेटेंट, तो यहाँ पर एल अक्षर से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, गुप्त ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब जो है अवस्था में परिवर्तन हुआ तो मतलब कुछ कार्य हुआ। ऊष्मा में परिवर्तन हुआ मतलब कि क्या हुआ, कुछ कार्य हुआ, और जो कार्य हुआ वो किस पर निर्भर करेगा, उनके आयतन में परिवर्तन पर निर्भर करेगा। मान लो कि जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जो है बर्फ बन गया, पानी जो है बर्फ बन गया, वहां पर तापमान में जो है परिवर्तन नहीं हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री का 0 ही डिग्री है, ऊष्मा को उसने अवशोषित करा और कार्य में बदला, ठीक है। तो जब वो पानी था तब उसका आयतन कुछ और होगा, जब बर्फ बन जाएगा तो कुछ और होगा, जिसकी वजह से हमको क्या प्राप्त होगा, आयतन में जो आयतन में परिवर्तन के कारण किया गया कार्य हमको प्राप्त होगा इस समीकरण के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर समीकरण के द्वारा जब प्राप्त होगा तो हमारा ये जो गुप्त ऊष्मा की व्याख्या के कंडीशन में जो हमारा प्रथम नियम का जो समीकरण है, ठीक है, वो गुप्त ऊष्मा बराबर यहां पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य में परिवर्तन आयतन में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये समीकरण प्राप्त होगा। काफी महत्वपूर्ण समीकरण है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी रखनी है आपको, फिलहाल पहले बोर्ड परीक्षा फिर कंपटीशन एग्जाम्स, तो सब चीज को बैलेंस करते हुए बढ़ना है आगे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर समतापी प्रक्रम की व्याख्या अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग के आधार पर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब समतापी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने डेल्टा यू के बारे में पढ़ा था, समतापी की बात कर रहे हैं, तापमान नियम है, तापमान नियत है, तो ये जो है किसके ऊपर निर्भर कर रहा था, तापमान के ऊपर निर्भर कर रहा था, ठीक है। अब तापमान के ऊपर निर्भर कर रहा है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समतापी प्रक्रम की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के पास अनुसार हमारे पास सूत्र क्या है, ये हमारे पास सूत्र है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, तो यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन किसके बराबर हो गया, कार्य में परिवर्तन के बराबर हो गया। तो ये हमारा चौथा अनुप्रयोग हो गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। अब हम पांचवें अनुप्रयोग की बात करते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या हम प्रथम नियम के अनुसार अगर हम यहां पर करेंगे। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ये ऐसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम है जहां पर जो ऊष्मागतिकी निकाय है वो बाहर के परिवेश के साथ किसी भी प्रकार से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता, किसी भी प्रकार से अन्योन्य क्रिया नहीं करता, जिसकी वजह से यहां पर ऊष्मा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। अब ऊष्मा में परिवर्तन शून्य है, हमारे पास प्रथम नियम के अनुसार ये सूत्र है, ठीक है। अब ऊष्मा में परिवर्तन सूत्र है तो यहां पर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जो है आंतरिक ऊर्जा में कमी, ये ऋण चिन्ह जो है आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अब यहां पर दो चीजें होगी, यहां पर क्या होगी, दो चीजें होगी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये प्लस माइनस ऋणात्मक धनात्मक से संबंधित सवाल भी आपको पूछता है परीक्षा में। ध्यान रखना है कि अगर निकाय के द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य है, ठीक है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य क्या है, आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य है, ठीक है। इसके अलावा निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य है, ठीक है। तो जब निकाय द्वारा, देखो ध्यान से सुनना, निकाय द्वारा कार्य है, निकाय द्वारा किया गया कार्य है, तो क्या हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है और कार्य कैसा है, कार्य यहां पर ऋणात्मक है। कैसा है कार्य, यहां पर कार्य जो है ऋणात्मक है। लेकिन अगर हम निकाय पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम निकाय पर कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मतलब यहां पर क्या है, कार्य क्या हो, कैसा होगा, कार्य जो है धनात्मक होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक कार्य और ऊर्जा दोनों के बारे में आपको समझना है, क्योंकि हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं ना, रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक कार्य या धनात्मक कार्य, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में जब कमी हो रही है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां पर ऋणात्मक, और निकाय पर कार्य किया जा रहा है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो वहां पर धनात्मक। ध्यान रखना इस बात को, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम विशिष्ट ऊष्माओं में संबंध की बात करते हैं और हम यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माओं के संबंध से मेयर का सूत्र देखते हैं, जो हम गैसों के अणुगति सिद्धांत में भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको विशिष्ट ऊष्मा के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नियत दाब और नियत ताप,
सॉरी नियत दाब और नियत आयतन दोनों ही कंडीशन पर हमने विशिष्ट ऊष्माओं का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है, जहां से हम लोगों को सीवी और सीपी के बारे में पता चल रहा है कि अगर हम आयतन को नियत रख देते हैं, आयतन को नियत रखकर अगर हम 1 डिग्री तापमान में वृद्धि करते हैं तो उस वृद्धि के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा सीवी कहलाती है। नियत दाब पर अगर हम तापमान में 1 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं और यहां पर 1 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि करने के लिए हमको जो नियत दाब पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर जब हम विशिष्ट ऊष्माओं का संबंध देखेंगे तो यहां पर 2 कंडीशन पर देखेंगे। एक बार हम गैस के आयतन को नियत रख करके देखेंगे, एक बार गैस के दाब को नियत रख के। आयतन को नियत रखेंगे तो हमको सीवी प्राप्त होगा और यहां पर क्या प्राप्त होगा, सीपी प्राप्त होगा। और इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में हम लोग देखेंगे और इन दोनों के बीच का संबंध निकालेंगे, किसके, सीवी और सीपी के बीच का संबंध। तो जब हम आयतन को नियत रखते हैं, आयतन को नियत रख करके हम क्या कर रहे हैं, तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि तापमान T है, तापमान में परिवर्तन किया तो मान लो कि 10 डिग्री टेम्परेचर है, 11 हुआ, 12 हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। अब इसके कारण जो गैस के द्वारा अवशोषित ऊष्मा होगी, ठीक है, तापमान में परिवर्तन होगा तो गैस क्या करेगा, उस ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाएगा। क्या करेगा, उस ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाएगा। तो वहां पर जो ऊष्मा हमको मिलेगी वो डेल्टा क्यू सीवी डेल्टा टी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम, ठीक है, सीवी की बात करें, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा की, ठीक है, तो आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चूंकि इस प्रक्रम में आयतन अगर नियत है, आयतन अगर नियत है तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, कार्य के बारे में पढ़ा कि आयतन में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो आयतन अगर नियत है तो हमारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कार्य 0 हो जाएगा तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम लोगों ने ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा है। अब इस रिलेशन के अनुसार क्या हो गया, आपका कार्य जो है 0 हो गया, तो ऊष्मा में परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। तो यहां से जो हम लोगों को ऊष्मा में परिवर्तन सीवी डेल्टा टी प्राप्त हुआ, तो वही हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और नियत आयतन पर जो हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है सीवी डेल्टा टी, ये हमको क्या होगा, नियत आयतन पर एक समीकरण प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट है समीकरण, आपको काफी जगह इस्तेमाल होता है जब हम नियत दाब की बात करते हैं। और दाब को नियत रखकर जब हम क्या करते हैं, तापमान में अगर परिवर्तन करते हैं तो यहां पर इस प्रक्रम के द्वारा भी इस तापमान में परिवर्तन के द्वारा क्या करी जाती है, गैस के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करी जाती है। अब यहां पर गैस के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करेगी तो हमको डेल्टा क्यू डैश, क्योंकि हम यहां पर सेकंड केस हम यहां पर देख रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा कि यहां पर ऊष्मा अवशोषित की गई, तो यहां पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है, नियत दाब पर है, तो सीपी हम लोगों ने रखा। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दाब को नियत रखा गया है, दाब को फिक्स रखा गया है। दाब को अगर फिक्स रखा गया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दाब को फिक्स रखने पर आयतन में परिवर्तन तो हो रहा है, तो मतलब यहां पर हमको कार्य जो है प्राप्त होगा, कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जहां से आंतरिक ऊर्जा का समीकरण हम लोगों ने लिखा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पक्षांतर कर दिया है, बस सिंपली और कुछ भी नहीं किया है, प्रथम नियम का ही सूत्र है। ठीक है, तो हमको यहां पर जो है आंतरिक ऊर्जा निकालना है दोनों ही कंडीशन में, डेल्टा यू। ठीक है, तो पहले जब कार्य 0 था तो हम लोगों ने ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर समीकरण लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर कार्य 0 नहीं है, तो इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, डेल्टा क्यू की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू रख दी और कार्य में परिवर्तन की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू रख दी, और ये समीकरण नंबर 2 हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में प्राप्त हो गया नियत दाब के लिए। अब हम लोगों को 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं, एक हमको डेल्टा यू के लिए प्राप्त हुआ है, डेल्टा यू डैश, एक नियत दाब और एक नियत आयतन। ये हमारा नियत दाब वाला आंतरिक ऊर्जा है, ये नियत आयतन वाला आंतरिक ऊर्जा है। लेकिन हम दाब को नियत रख के प्रोसेस करें या फिर हम आयतन को नियत रख के प्रोसेस करें, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है या वृद्धि हो या कमी हो, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान होगी। ठीक है, समान होगी। अब क्योंकि ये दोनों समान है, इस वजह से जो हम लोगों ने यहाँ पर पहला और दूसरा समीकरण जो प्राप्त किया, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इक्वेट कर दिए। अब इक्वेट करने के बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर रिलेशन मिला। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, इस तरह से जो है रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन में
इस रिलेशन में हम अवस्था समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। 1 मोल गैस के लिए अवस्था समीकरण, यहां पर n बराबर क्या है, 1 मोल गैस है, ठीक है। तो अवस्था समीकरण 1 मोल गैस के लिए हम लोगों को पीवी बराबर RT हम लोगों को मिल रहा है। अगर हम क्या करेंगे यहां पर पीवी बराबर RT, दाब यहां पर हम क्या करेंगे, आयतन में परिवर्तन और ताप में अगर हम परिवर्तन करते हैं, आयतन में परिवर्तन और ताप में अगर हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है, दाब को स्थिर रख करके, क्या करके, दाब को स्थिर रख करके अगर हम करते तो इस तरीके से हमको जो समीकरण प्राप्त होता है, यहां से ये समीकरण जब हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, इस समीकरण को हमने क्या किया, इस P डेल्टा V के जगह में हम लोगों ने रखा R डेल्टा T, ठीक है, P डेल्टा V के जगह हमने क्या रखा, R डेल्टा T। अब यहां से डेल्टा T और डेल्टा T कैंसिल हो गया और हमको ये जो है Cp और Cv के बीच का जो संबंध है वो हम लोगों का गैस का जो सार्वत्रिक नियतांक R जो हम इस्तेमाल करते हैं इससे रिलेट करता हुआ हमको ये संबंध मिला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Cp बराबर Cv प्लस R, ठीक है। तो यही क्या है, आपका मेयर का सूत्र है, जो गैसों के अणुगति सिद्धांत में भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और जब गैसों के अणुगति सिद्धांत के लिए हम लोगों ने स्वतंत्रता की कोटि पढ़ा हुआ था तो वहां पर हम लोगों ने एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और बहुपरमाणु गैस के लिए हम लोगों ने स्वतंत्रता की कोटि भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो वहां पर अगर आप लोगों को मान लो कि ये Cp और Cv के बीच का रिलेशन अगर आप लोगों को पूछता है तो ये मेयर के सूत्र का इस्तेमाल करते हुए वहां पर आप स्वतंत्रता की कोटि में जो है इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसके बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर गैस के अणुगति सिद्धांत के लिए भी कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूं कि ये जो हम लोगों को यहाँ पर समीकरण मिला, क्या मिला, Cp बराबर Cv प्लस R, ठीक है, Cp बराबर Cv प्लस R। तो हमारे पास जो है गामा जो होता है, गामा जो होता है, ठीक है, गामा के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये आपका Cp बाई Cv होता है, आई थिंक, राइट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि आगे कहीं ना कहीं हमारा है, यहाँ पर ये है कहीं पर, एक बार देखते हैं। हाँ, Cp बाई Cv ये बिल्कुल सही है रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में, ठीक है। तो जब हम स्वतंत्रता की कोटि गैसों के अणुगति सिद्धांत में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर इस डेल्टा यू की जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है उसके अनुसार हम वहां पर स्वतंत्रता की कोटि का इस्तेमाल करते हुए भी हम वहां पर क्या कर लेते हैं, रिलेशंस जो है वो हम वहां पर फाइंड आउट करते हैं और उसके द्वारा हम लोगों को जो है ये इसका इस्तेमाल करते हुए, इस मेयर के सूत्र का इस्तेमाल करते हुए जो है हम वहां पर काफी सारे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिसको आप जरूर देखना है। यहां से रिलेट कर रहा है, इस वजह से इस टॉपिक पर मैं उस टॉपिक का जो है डिस्कशन कर रही हूं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, दोनों टॉपिक को रिलेट करके आपको पढ़ना है और जरूर उस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। 5 प्रक्रम आप यहां पर देख पा रहे हो, 5 प्रक्रम आप देख पा रहे हो। एक है समतापीय, यहां पर चक्रीय प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, समदाबीय है, अब सम आयतनिक है, 5 प्रक्रम है। अब यहां पर जो है ठीक है, इन 5 प्रक्रम में ये इसका कंक्लूजन भी है, जो प्रक्रम में जो निकाय के द्वारा किया गया कार्य है वो धनात्मक होता है। तो निकाय के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक। लेकिन अगर हम आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा के केस में जस्ट विपरीत होगा, क्योंकि आपने देखा था, है ना, जस्ट विपरीत होगा। आपने देखा था आंतरिक ऊर्जा में जब यहां पर धनात्मक कार्य हो रहा होता है तब आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कमी, और यहां पर ऋणात्मक हो रहा है कार्य तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। तो ठीक है, इस चीज को आपको जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और यहां पर जब हम इन 5 प्रक्रम की बात करते हैं तो हम 1 बाय 1 करके अगर देखते हैं यहां पर, तो सबसे पहले समतापीय प्रक्रम में हम क्या करते हैं, तापमान को फिक्स रख देते हैं, ठीक है। तापमान को फिक्स रख के हम दाब और आयतन में परिवर्तन करते हैं और मतलब कि इस समतापीय प्रक्रम को जब हम देखते हैं तो हमको दाब और आयतन के बीच के रिलेशन प्राप्त होता है। तो वैसे आप लोगों ने दाब और आयतन के बीच का रिलेशन जो है बॉयल्स के नियम में भी देखा था, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम समतापीय की पहले बात करें, फिर समदाबी और सम आयतनिक, इनकी बात पहले कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। समदाबीय में हम क्या करते हैं, दाब को नियत रखते हैं, और जब हम दाब को नियत रखते हैं तो हमको जो है आयतन और तापमान के बीच में रिलेशन मिलता है। जब हम आयतन को नियत रखते हैं, आयतन को जब हम नियत रखते हैं तो वहां पर हमको दाब और ताप के बीच में रिलेशन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर के रिलेशन एक बार मैं आपको लिए लिख देती हूँ कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दाब में अगर वृद्धि होगी तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और इन प्रक्रम के आधार पर इनका ग्राफ, दाब और आयतन के बीच का ग्राफ भी हमने जो है बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और दाब के नियम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट,
पढ़ा हुआ है हमने, वही सारी चीजें यहाँ पर भी जो है यूज करी जाएगी। यहाँ पर जब हम समतापीय प्रक्रम की बात करते तो ऊष्मागतिकी निकाय में हो रहे प्रक्रम के लिए हम यहाँ पर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे समतापीय प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम क्या है, दाब और आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे मान लो कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन जो है V1 से V2 जा रहा है, प्रारंभिक आयतन से मान लो कि अंतिम आयतन पर जा रहा है, तो वहां पर बिल्कुल जो है ग्राफ बनेगा। ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। लेकिन अगर हम यहीं पर जो है रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, अन्योन्य क्रिया नहीं होता है, निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसके लिए अगर हम ग्राफ देखेंगे, ये रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ है, तो वैसे तो दिखने में दोनों अलग अलग अगर बनाएंगे तो एक जैसा दिखेगा, पर अगर दोनों को साथ में बनाएंगे, ये जो व्हाइट वाला है वो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम का है और ये रेड वाला जो है आपका समतापीय प्रक्रम, तो दोनों को एक साथ बनाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। और समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों को मिला करके भी आगे हम लोगों को कुछ प्रोसेसेस पढ़ने हैं, जो हम ऊष्मा इंजन, कार्नो इंजन पढ़ेंगे, तो वहां पर ध्यान रखना है आपको इन प्रक्रम के बारे में और इन प्रक्रम से रिलेटेड ग्राफ के बारे में, ठीक है। चक्रीय प्रक्रम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई जहां से शुरू होगा वापस यहीं पर आ जाएगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहां पर कार्य जरूर होगा। जो ऊष्मा हम देंगे वो हमको कार्य के रूप में परिवर्तित होकर के मिलेगा, और कार्य जो हम निकालेंगे वो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वही कार्य होगा अगर हम गणितीय कैलकुलेशन अगर इसका करें, ठीक है। और हाँ ठीक है, सारे प्रक्रम हम लोगों ने देख लिए, डिटेल में एक बार देखते हैं, जैसे कि समतापी प्रक्रम का यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, जो हम लोगों ने बात करी बॉयल के नियम में, ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, बॉयल के नियम में ये रिलेशन पीवी बराबर कांस्टेंट, जहां से हम लोगों को ये क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एक नियत ताप के लिए आपको पहले नियत ताप के लिए और दूसरे नियत ताप के लिए यहाँ पर आयतन और दाब और आयतन के बीच का आपको ग्राफ जो है निकाल करके दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अगर किया गया कार्य निकालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर का आयतन V1 और यहाँ पर का आयतन V2 जो हमको प्राप्त होता है, तो बिल्कुल जो हमको मतलब कि W बराबर ये इस तरीके से V1 और V2 P dV, इस तरीके से जो है हमको जो समीकरण है यहाँ पर अवस्था समीकरण का इस्तेमाल करते हुए P की जगह में हम वैल्यूज रख करके सारा सॉल्यूशन जब करते हैं तो फाइनली हम लोगों को ये समीकरण प्राप्त होता है समतापी प्रक्रम के लिए, जब हम किया गया कार्य कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरीके से हम रुद्धोष्म प्रक्रम की भी बात करेंगे। और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या है, यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो निकाय के अंदर होगा, परिवेश के साथ नहीं होगा, निकाय के अंदर ही अंदर परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि प्रारंभिक स्थिति के लिए आपको P1, V1 और T1 आपको दिया गया है, अंतिम स्थिति के लिए आपको P2, V2 और T2 मतलब आयतन, दाब और ताप आपको दिया गया है, जो भी होगा अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को चार्ल्स के नियम के अनुसार जब हम लोगों को समीकरण प्राप्त होता है तो ये जो है हम लोगों को रिलेशन मिलता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। अब इस रुद्धोष्म प्रक्रम में ये जो घात में गामा जो दिया गया है विशिष्ट ऊष्माओं पर निर्भर करती है CP/CV, ठीक है, CP/CV। अब इसके बारे में हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया कैसे निकलता है बोल के, और जब हम लोगों ने दाब का समीकरण निकाला तो दाब के समीकरण से कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये समीकरण, ये भी हम ऑलरेडी गैस के अणुगतिकी सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिकी और गैस का अणुगतिकी सिद्धांत एक दूसरे से काफी रिलेट करता हुआ चैप्टर, इसलिए इसके वन शॉट आपको एक साथ भी दे रही हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर देख रहे हो आप ग्राफ बन रहा है, जो किसका ग्राफ बन रहा है यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम का, ठीक है। और जो उसका बनता है वो थोड़ा सा इस तरीके से ज्यादा झुका हुआ ग्राफ बनता है जो समतापी प्रक्रम का हमने देखा, ठीक है। साथ में बनाकर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आगे जब हम किसी भी ऊष्मागतिकी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, निकाय के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम दोनों ही प्रक्रम जो है आपके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रुद्धोष्म प्रक्रम का व्याख्या हम प्रथम नियम के अनुसार, वैसे हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, कब, जब हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग देखा, तो वहां पर सेम बिल्कुल यही चीज हम लोगों ने वहां पर देखी थी, राइट, यही चीज हम लोगों ने देखी थी वहां पर। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी आपको दिखाई गई है, जो कि मतलब दो अलग अलग रूपों में आपको पूछ सकती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग के रूप में भी पूछ सकता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के भी रूप में पूछ सकता है। तो दोबारा सेम चीज को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, और कमी और वृद्धि दोनों के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के बारे में आपको समझना है। कार्य के बारे में बिल्कुल वही व्याख्या यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए की गई है। अब यहाँ पर जो है ये जो समीकरण हमको रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए प्राप्त होता है, ठीक है, इस सूत्र का निगमन कैसे होता है, इसका निगमन आपको पूछ सकता है,
बिल्कुल पूछ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये डेरिवेशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और ये डेरिवेशन काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन शून्य है और हमको जो है डेल्टा यू का वैल्यू जो है ऑलरेडी पता है। डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी पर निर्भर करता है, राइट, विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी पर निर्भर करता है। तो वहां से जो है हमको ये डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों की वैल्यूज हमको पता है, जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर समीकरण में लिखी हुई है। और इसको जब हम आगे बढ़ाते गए, नेक्स्ट स्टेप करते गए, तो वहां पर फिर ये हमको समीकरण प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर फिर से वापस से हम अवस्था समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, बिल्कुल उसी तरीके से पी डेल्टा वी के जगह में हम क्या रख सकते हैं, आर डेल्टा टी, ठीक है, आर डेल्टा टी हम जो है रख सकते हैं, बिल्कुल आर डेल्टा टी हम लोगों ने जो है उष्मागति का प्रथम नियम का इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू जो है रख दिया है। अब ये सारी वैल्यूज रखते हुए हम ये डेरिवेशन करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा एफर्ट मार करके, ठीक है, एफर्ट मार करके ये डेरिवेशन को जरूर करेंगे अगर लास्ट में जो है आपको फाइनली ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा पॉज देती हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपकी पहली स्लाइड जहां पर हम इस पी वी की घात गामा बराबर नियतांक रुद्धोष्म प्रक्रम का जो समीकरण हमको प्राप्त होता है उसका निगमन हम यहां पर देख रहे हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे सेकंड स्लाइड का। ठीक है, कुछ भी नहीं किया गया है, यहां पर जो हमारा अवस्था समीकरण है उसको हमने डेल्टा टी के जगह में रख दिया है, दोनों तरफ समाकलन करने के बाद। ठीक है, दोनों तरफ हमने परिवर्तन देखने के बाद इस तरीके से रखा हुआ है वैल्यू। आर के जगह में हम लोगों ने मेयर के सूत्र का नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। ठीक है, आगे फिर आपका जो है गणितीय रूप में जो है इसको मतलब अक्षांतर पक्षांतर एंड लॉगरिथम की सारी वैल्यूज रख करके जो है पूरा गणितीय डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेशन देखा और फाइनली हम लोगों को ये रिलेशन कैसे प्राप्त होता है ये इस डेरिवेशन के द्वारा हम लोगों को पता चलता है, जिसको हम पाइसन का सूत्र या रुद्धोष्म नियम भी कहते हैं। तो जरूर करेंगे इस डेरिवेशन को रिवाइज, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और इसके बाद इस प्रक्रम में जो किया गया कार्य है, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो किए गए कार्य के लिए आयतन में परिवर्तन के द्वारा हम किया गया कार्य निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी क्या करेंगे, जैसे हम समतापी प्रक्रम के लिए करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर P की जगह हम क्या करेंगे, यहां पर इस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए P की जगह हम क्या करेंगे, P की जगह हम जो है K बटे V की घात Y हम रखेंगे और ये वैल्यू रखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, थोड़ा सा समाकलन। ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए टफ हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे हम, प्रैक्टिस करना है हमको और फाइनली रिजल्ट हमको जो है यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए प्राप्त होता है। किया गया कार्य बराबर आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। और यहां पर जैसे कि ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, तो P और V के बीच का ग्राफ हम लोगों ने रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पहले ही देख लिया है, लेकिन ये ग्राफ जो है हमने जो स्वतंत्रता की कोटि पढ़ा है, जहां पर हम लोगों ने एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु के लिए जब हम वहां पर पढ़ते हैं, तो यहां पर जब हम गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का नियत आयतन और नियत ताप पर और मेयर के सूत्र का रिलेशन का हम प्रयोग करते हुए वहां पर हम एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु के लिए Cp और Cv की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Cp और Cv की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को गामा की वैल्यू Cp बाई Cv से इस तरीके से प्राप्त होती है और विशिष्ट ऊष्माओं के बीच संबंध वहां पर स्वतंत्रता की कोटि के लिए भी, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी वहां पर भी जो है इस तरीके से ज्ञात किया जाता है और ये बिल्कुल रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ये रिलेशन, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको हो सकता है कि आपको किसी तरह से कॉम्पिटिशन एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर काम आए, तो कुछ चीजों को आपको दिमाग में लिख करके प्रैक्टिस करके उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा डेरिवेशन आप एग्जाम हॉल में करके नहीं देख पाओगे। तो जब बात आती है, देखो कॉन्सेप्ट सीखने की बात आती है तो कॉन्सेप्ट आप 1 बाय 1 करके सीख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमको क्वेश्चंस की बात आती है तो कुछ बातों को आपको दिमाग में बिठाना पड़ता है, जो कि रट के नहीं बल्कि लिख करके प्रैक्टिस करके आप बिठा सकते हो, क्योंकि आपको कम समय में फटाफट से वहां पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस की, रिवीजन की जरूरत होती है। अब यहां पर हम समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम जो पढ़े उनके बीच का संबंध जो मैं आपको बार बार बता रही थी। देखो, दो तापमान के लिए हम लोगों ने समतापी प्रक्रम के कंडीशन में ग्राफ देखा था इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है समतापी प्रक्रम का और ये रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ, ये ब्लू वाला जो आप देख पा रहे हो, इस तरीके से समतापी प्रक्रम को काटता हुआ रुद्धोष्म प्रक्रम का जो है हमको ग्राफ मिलेगा। अगर ये प्रक्रम एक के बाद एक हो तो इस तरीके से होते हैं,
एक के बाद अगर एक हो तो ये आपका समतापी प्रक्रम, ये आपका क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम, एक के बाद एक। ठीक है, वैसे आगे चल के हम जब समदाबी प्रक्रम की बात करेंगे तो दाब समान रहेगा, दाब नियत रहेगा। तो अगर नियत दाब है, दाब नहीं बदल रहा है, तो इस तरीके से लाइन बनती है। ठीक है, सीधी लाइन बनती है, कुछ नहीं है। ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम्स में, बहुत ही सरल है ये। बहुत कैसे सरल है, तो भाई यहाँ पर सिंपल है कि अगर दाब नियत है तो दाब का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पर। और जो हम लोगों ने यहाँ पर गामा के बारे में पढ़ा, तो गामा का जो है सीपी बटे सीवी भी हम लोगों ने पढ़ा। सीपी बटे सीवी के अलावा रुद्धोष्म वक्र का ढलान और समतापी वक्र के ढलान के रूप में भी यहाँ पर जो है हमको ये रिलेशन देखा जाता है। गामा का रिलेशन जो हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्माओं के रूप में देखा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रुद्धोष्म वक्र के ढलान और समतापी वक्र के ढलान के बारे में हम देख रहे हैं। और वैसे ये डीपी बाई डीवी जो है यहाँ पर जो है इन वक्र के ढलान को ही दर्शाती है। ठीक है, क्योंकि आप ढलान के बारे में वैसे जब गणित में आप पढ़ते हैं काफी सारे ग्राफ, तो वहां पर जो है आप जरूर देखते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पर और अगर हम समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के बीच के रिलेशंस की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो समतापी, ठीक है, समतापी प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न की बात हो रही है। ठीक है, अब दोनों का संबंध आपको मैं बता रही हूं। प्रसार का मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने ऊष्मा प्रदान करी तो निकाय के द्वारा ऊष्मा अवशोषित करी जाएगी। अब निकाय के द्वारा अवशोषित करी जाएगी ऊष्मा, तो ऊष्मा अवशोषित होने के कारण तापमान में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि के कारण जो उसके कण है उसकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ताप की गतिज व्याख्या में हम लोगों ने देखा था कि कणों की गति जो है ताप पर निर्भर करती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो है मतलब कि बिल्कुल हाँ, ये वैसे तो हम समतापी की बात कर रहे हैं, तो तापमान में वृद्धि तो नहीं हो रही है, तापमान में वृद्धि तो शून्य, तापमान में जो परिवर्तन है वो क्या है, शून्य है। लेकिन यहाँ पर ऊष्मा जो है अवशोषित करी जा रही है, तो ऊष्मा अवशोषित करने के कारण इसका परिवर्तन किसके रूप में हो रहा है, कार्य के रूप में। और अगर कार्य के रूप में परिवर्तन हो रहा है समतापी प्रसार में, ठीक है, कार्य के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका हमको जो है कितना कार्य है ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो समतापी प्रसार जो हो रहा है, ठीक है, समतापी प्रसार जो हो रहा है, ठीक, समतापी प्रसार के साथ साथ यहां पर जो है अगर हम निकाय को रुद्धोष्म, दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, एक बार अगर हम समतापी प्रक्रम में और एक बार अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम में, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में हमको जो है ये इस तरीके से समतापी प्रसार का ग्राफ मिल रहा है। देखो, प्रसार की बात होती है तो अब जब हमेशा जो है हम प्रारंभिक से अंतिम की तरफ जो है ये एरो का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ एरो का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर समतापी के लिए जो किया गया कार्य है वो इसके क्षेत्रफल से जो है हमको प्राप्त हो पाएगा, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो किया गया कार्य है वो हमको इस क्षेत्रफल से प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि हम गणितीय रूप में कार्य का कैलकुलेशन जो है क्षेत्रफल ज्ञात करके भी हम कर सकते हैं। आप लोगों ने इस प्रकार के ग्राफ वगैरह काफी सारे पढ़े होंगे जहां पर आप जो है क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर कार्य का कैलकुलेशन करना है, मतलब कि समतापी प्रसार के लिए कार्य अगर निकालना है तो ए बी सी और ए का, ए बी सी और सॉरी ए बी डी ई का, ए बी डी और ई का, मतलब ये पूरा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं, क्लियर यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, अगर समतापी प्रसार के लिए आपको कार्य कैलकुलेट करना है तो ये पूरा आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, जिससे आप समतापी प्रसार का कार्य कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो है कैलकुलेट करना है क्या, रुद्धोष्म प्रसार का, ठीक है, तो अगर आप ये वाला क्षेत्रफल निकालोगे तो आप रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट कर सकते हो। प्रसार की बात हो रही थी तो हम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की तरफ यहां पर एरो का चिन्ह लगा रहे थे। जब हम संपीड़न की बात करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर ऊष्मा जो है विपरीत दिशा में जाती है, ऊष्मा जो है विपरीत दिशा में जाते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर मतलब प्रसार में क्या होती है, पहले ऊष्मा लेकर के ऊष्मा को अवशोषित करता है और वस्तु जो है गर्म हो जाती है। संपीड़न की जब बात होती है तो ये ऊष्मा को वापस से क्या कर देती है, ऊष्मा को वापस से स्रोत को दे देती है और वापस से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब विपरीत क्रिया हो रही है, तो एरो का चिन्ह भी विपरीत दिशा में लगता है। अब यहाँ पर जो है ये आपकी प्रारंभिक स्थिति हो गई और ये आपकी क्या हो गई, अंतिम स्थिति हो गई। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, ये आपका जो है रुद्धोष्म संपीड़न और ये आपका क्या हो गया, समतापी संपीड़न। अब यहां पर इन कंडीशंस में भी अगर हम दोनों के रिलेशन की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल जैसे अगर हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर रुद्धोष्म संपीड़न का ज्ञात करेंगे तो ये पूरा इस एरिया का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अगर हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे क्या, समतापी संपीड़न का, तो बिल्कुल इस क्षेत्रफल का हमको ज्ञात करना होगा। बाकी ये जो कर्व्स जो बने हैं तो बिल्कुल इन दोनों के रिलेशंस के जो कर्व है उनके सहायता से बने हैं। देखो, ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगी, आसान है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझ जाओगे तो आपको
कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, यहां पर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में अंतर भी हम देख सकते हैं। तो जो भी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी है बिल्कुल उसी से रिलेट करता हुआ अंतर है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इसका मेन डिफरेंस है वो इसके समीकरण से हमको प्राप्त हो रहा था, ये फाइनल हमको जो समीकरण प्राप्त हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा समताप में केस में ताप समान था जिसकी वजह से आंतरिक ऊर्जा शून्य थी, और यहाँ पर क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन शून्य है और रुद्धोष्म प्रक्रम में, राइट। अब यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है ऊष्मा में परिवर्तन शून्य है, तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा किसमें बदल रही है, गतिज ऊर्जा में, और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन हो ही नहीं रहा था, इसलिए वहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो रही थी, नहीं बदल रही थी। और यहाँ पर जो है वातावरण के साथ यहाँ पर आदान प्रदान नहीं होता, समतापी प्रक्रम में वातावरण के साथ आदान प्रदान होता है, और यहाँ पर ताप नहीं बदलता, और यहाँ पर निकाय की ऊष्मा नहीं बदलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर यह परिवर्तन धीरे धीरे निकाय को सुचालक के साथ रखकर किया जाता है, यहां पर किसके साथ रखकर किया जाता है, कुचालक के साथ, कुचालक के साथ रखकर क्यों किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि बड़ा सा अगर मान लो कि सीमेंट का मान लो कि बाउंड्री अगर मैं बना दूं और उसके अंदर किसी ऊष्मागत की निकाय को रखूं ताकि अंदर ही अंदर जो हो परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो बाउंड्री मैंने बना रखी है वो कुचालक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सुचालक, मतलब कि स्टील का बर्तन है, तो स्टील का बर्तन है, अगर उसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा का जो प्रसार है वो परिवेश के साथ भी आदान प्रदान स्थानांतरण जो है रूपांतरण होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमने दो महत्वपूर्ण प्रक्रम की बात करी है, समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। आगे सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन को हम नियत रखेंगे। आयतन को जब हम नियत रखेंगे तो हम दाब और आयतन के बीच का ग्राफ देखेंगे, तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर आयतन जो है फिक्स रखा गया है, आयतन में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो रहा है, दाब बढ़ रहा है और घट रहा है, दाब बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। तो जब हम प्रसार की बात कर रहे हैं तो प्रसार के कंडीशन में ये आपकी प्रारंभिक अवस्था और ये आपकी क्या हो गई, अंतिम अवस्था, और इस तरीके से क्या कर रहा है, ये ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, ठीक है, ऊष्मा को ले रहा है। यहां पर क्या होगा, ऊष्मा को देकर वापस से क्या हो जाएगा, यहां पर गर्म हो रहा था यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो वो कार्य, वो घटना संपीड़न की घटना कहलाएगी, ठीक है। तो संपीड़न की घटना कहलाएगी, तो यहां पर क्या होगा, संपीड़न की घटना में प्रारंभिक आयतन फिक्स है, प्रारंभिक दाब कम होगा, और जैसे जैसे वस्तु पदार्थ जो है संपीड़ित होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, तो उसका दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है, दाब बढ़ता जाएगा, बिल्कुल, और दाब बढ़ता हो जाएगा, पर आयतन फिक्स रहेगा, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। और सम आयतनिक प्रक्रम है तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपका जो है ऊष्मा में परिवर्तन जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, और इसके बारे में थ्योरी सारी हम जो है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में कमी, सारी चीजें जो है ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग हमने देखे थे, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हुई है, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, पर अलग अलग रूप से, अलग अलग नजरिए से, हर नजरिए से आपको देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जो है डेरिवेशन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, सारे आपको हल करने हैं। समदाबी प्रक्रम में सेम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने आयतन को नियत रख के दाब में परिवर्तन किया था, यहाँ पर क्या होगा, दाब को फिक्स कर दिया है हम लोगों ने, दाब को फिक्स कर दिया है, और आयतन में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं तो इस तरीके से ऊष्मा जो है अवशोषित करी जाएगी, मतलब कि क्या होगा, वस्तु जो है ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म होगी तो ऊष्मा का प्रसार होगा, ठीक है। अब ऊष्मा को जब दे करके वापस से ठंडी होगी, ठंडी होगी तो क्या होगा, ठंडी होगी, जैसे पानी है, पानी जब बर्फ में बदलता है, पानी जब बर्फ में बदलता है तो क्या होता है, संपीड़ित होता है, संपीड़ित होता है तो उसके आयतन में कमी होती है, क्या होती है, आयतन में कमी होती है, दाब नियत है, आयतन में कमी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आयतन में अगर कमी होगा तो जाहिर सी बात है, आयतन में अगर कमी होगा तो आपका कार्य जो है ऋणात्मक कार्य होगा, तो ऋणात्मक धनात्मक कार्य भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में आप इन सूत्र को रखते हुए समदाबी प्रक्रम के बारे में भी यहां पर देख पा रहे हो। ठीक इसी प्रकार से चक्रीय प्रक्रम की जब हम बात करते हैं तो चक्रीय प्रक्रम में जो है आपका, चक्रीय प्रक्रम में जो हम प्रसार और संपीड़न के बारे में अलग अलग पढ़ रहे थे, यहाँ पर दोनों ही प्रक्रिया होगी। एक बार क्या होगा, जो है यहाँ पर आपका प्रसार होगा, ये समदाबी में भी हो सकता है, समतापी में भी हो सकता है, रुद्धोष्म में भी हो सकता है, किसी भी प्रक्रम में आपका हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या है,
मान लो कि ये समतापी प्रसार और समतापी संपीड़न है, मान लो कि ये रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, ओवरऑल जो है एक बार गर्म हो रहा है, गर्म होके वापस से क्या हो जा रहा है, ठंडा हो रहा है, मतलब एक बार उष्मा को अवशोषित कर रहा है, एक बार उष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। एक बार सोख रहा है उष्मा को, एक बार दे रहा है उष्मा को। तो क्या हो रहा है, अपनी पहले जैसी वापस की अवस्था में, वो पहली पोजिशन में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जा रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है, ठीक है। कार्य हुआ लेकिन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहां पर अगर हम किए गए कार्य के बारे में निकालेंगे तो बिल्कुल चक्रीय प्रक्रम में जो है इनके बीच का, देखो इसके पहले हम पूरा नीचे से पूरा एरिया निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तब जाकर के हमको समतापी प्रसार या रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न या रुद्धोष्म संपीड़न के लिए किया गया कार्य हमको प्राप्त हो रहा था। लेकिन चक्रीय प्रक्रम, तो ये चक्रीय प्रक्रम प्रसार और संपीड़न के बीच का जो यहाँ पर चक्र है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वही यहाँ पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल इस तरीके से निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा इंजन की बात करते हैं। तो भाई अभी तक हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रक्रम, प्रसार, काफी सारी चीजें हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट। अब महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऊष्मा इंजन और हम प्रशीतक के बारे में, फिर कार्नो इंजन, ये 3 टॉपिक आपके और बचे हुए, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो भी प्रक्रम, जो भी ऊष्मागत की प्रोसेस और उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, उसका इस्तेमाल आपका यहाँ पर किया जाएगा। अगर ऊष्मा इंजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप मान लो कि जैसे आप गाड़ी में क्या डालते हो, पेट्रोल डालते हो, वो पेट्रोल जो है गर्म होता है, तो ऊष्मा की वजह से आपकी गाड़ी चलती है, मतलब कि कार्य होता है, और कार्य होकर के साइलेंसर, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी गर्म ऊष्मा जो है उस साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो वो जो हमने पेट्रोल दिया, ठीक है, तो वो हमने स्रोत के रूप में दिया, जो कि गर्म करके उसको, उसके द्वारा उष्मा को प्राप्त कर, उष्मा को अवशोषित करके उष्मा में परिवर्तन हुआ और वो उष्मा कार्य के रूप में बदली, है ना। और जो कार्य के रूप में नहीं बदली उसका कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हुआ। अब वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी उष्मा के रूप में परिवर्तित हो गया और साइलेंसर यानी कि सिंक के द्वारा बाहर निकल गया। और अगर इसी को अगर चक्रीय प्रक्रम की बात करेंगे तो सिंक के द्वारा जो बाहर निकली गई उष्मा है उसका वापस से हम अगर इस्तेमाल कर ले तो वो एक चक्र बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऊष्मा इंजन में हम चक्र नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम ऊष्मा इंजन को देख रहे हैं। तो ऊष्मा इंजन जो है एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी चक्रीय युक्ति है, अगर हम वापस से उस उष्मा का इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम वापस से उष्मा का इस्तेमाल करें तो ऊष्मा इंजन एक चक्रीय युक्ति है। अब इसमें उष्मा को क्या किया जा रहा है, अविरत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसमें 3 हिस्से हैं, स्रोत है, सिंक है और कार्यकारी निकाय, ठीक है। जैसे कि अगर आप बाइक की बात करोगे, ठीक है, आप बाइक की बात करोगे, मैं बाइक का डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे यहाँ पर बाइक के बारे में, तो पेट्रोल आपने डाला, उसको गर्म करके उसके द्वारा उष्मा को आपने प्राप्त करी, जो यांत्रिक कार्य के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, वो गाड़ी जो है एक जगह से दूसरी जगह में बल लगने के कारण विस्थापित हो पाया। तो बल, आयतन, दाब, ताप, सारी चीजें हैं वहां पर, ठीक है। अब जो कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ वो साइलेंसर के द्वारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया, वेस्ट के रूप में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है। अब उस स्रोत का मतलब क्या है, अब यहाँ पर उच्च नियत ताप होता है, ठीक है। उच्च नियत ताप मतलब कि अगर हम उष्मा देंगे जिससे कार्यकारी निकाय उष्मा को अवशोषित करके उस उष्मा का परिवर्तन कार्य के रूप में कर सके, जो हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर उष्मा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ताप कैसा होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, T1 ताप कहते हैं, ठीक है, T1 ताप कहते हैं। तो T1 ताप पर हम उष्मा स्रोत से प्राप्त करते हैं और उष्मा जो है उसको हम Q1 कहते हैं, ठीक। अब उष्मा प्राप्त कौन करता है, कार्यकारी निकाय करता है। तो ये वैसा निकाय है जो उष्मा के स्रोत से उष्मा को क्या करता है, प्राप्त करता है, मतलब कि अवशोषित करता है, और अवशोषित उष्मा का कुछ भाग किसमें परिवर्तित करता है, तो अवशोषित उष्मा का कुछ भाग जो है कार्य में परिवर्तित होता है और कुछ भाग जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्य करने के बाद जो बची हुई उष्मा का कुछ भाग जो है, मान लो कि बची हुई उष्मा का कुछ भाग जिसको हम Q2 कह रहे हैं, उसको क्या करेगा, वो सिंक में दे देगा, ठीक है, सिंक में दे देगा। उस उष्मा का इस्तेमाल वापस से स्रोत तक पहुंचा करके दोबारा किया जाए तो वो चक्रीय प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो, अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो वहां पर चक्रीय प्रक्रम नहीं होता, उस उष्मा का वापस से इस्तेमाल नहीं होता, वो जो है बिल्कुल साइलेंसर से वातावरण में, परिवेश में चला जाता है, ठीक है। तभी तो साइलेंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम कार्यकारी निकाय की बात यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर सिंक की बात जैसे मैंने बताई कि क्या होता है, इसका तापमान जो है निम्न होगा,
ठीक है, इसका तापमान क्या होगा, निम्न होगा, स्रोत से तो कम ही होगा, स्रोत का ताप उच्च होगा तभी तो वो कार्यकारी निकाय में परिवर्तित होगा। और ये जो हिस्सा ऊष्मा का कार्य में परिवर्तित नहीं हुआ, जो हिस्सा कार्य में परिवर्तित नहीं हुआ, जो ऊष्मा का हिस्सा बच गया वो सिंक के द्वारा चला गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर तापमान जो है स्रोत की तुलना में क्या रहेगा, निम्न तापमान रहेगा, जिसको हम T2 तापमान बोलेंगे, और यहाँ पर ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे, Q2 बोलेंगे। इसके डायग्राम की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्रोत जिसका तापमान हम लोगों ने उच्च नियत ताप हम लोगों ने दिखा, ठीक है, T1, जिसके लिए ऊष्मा हम Q1, जो कि इस ऊष्मा इंजन के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करके यहाँ पर क्या होता है, ये इंजन जो है इस ऊष्मा को कार्यकारी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को कार्य प्राप्त होता है। जो ऊष्मा परिवर्तित नहीं हो पाती है वो सिंक के द्वारा चली जाती है, और सिंक का तापमान निम्न नियत तापमान होता है, जहां पर हम इस तापमान को T2 से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर जो है Q2 होगा। जब भी न्यूमेरिकल करोगे ध्यान रखना, यहाँ पर उच्च तापमान है, यहाँ पर क्या है, निम्न तापमान, तो वहां पर ना आपको बताएगा नहीं कि कौन सा तापमान स्रोत का है, कौन सा सिंक का है, वहां पर केवल और केवल आपको तापमान की मात्रा दे दी जाएगी, लेकिन आपको प्रश्न को पढ़ के वहां पर समझना होगा, प्रश्न को पढ़ के आपको समझना होगा। इसी वजह से कहते हैं कि जब तक अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे, आप न्यूमेरिकल या डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन या कोई भी 1 नंबर 2 नंबर के सवाल या ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप हल नहीं कर पाओगे। इस वजह से बार बार आपको ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जो चीज मैंने आपको बताई गई है वही चीज यहाँ पर हो रही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम आपको बनाना है। कार्यविधि को अगर ऊष्मा इंजन पूछता है तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अगर हम दक्षता की बात करें, ठीक है, दक्षता की बात करें तो देखो दक्षता का मतलब क्या होगा कि हमको कितना आउटपुट मिला, है ना, हमने गाड़ी को कितना खाना दिया, मतलब कितना पेट्रोल डाला हमने, और उससे हमको कितना आउटपुट मिला, मतलब कितनी दूरी वो चला, कितना कार्य उसने किया। जो आउटपुट है वो हमारा प्राप्त कार्य ही हमारा क्या है, आउटपुट है ना, प्राप्त कार्य हमारा आउटपुट है। हमने उसमें ऊष्मा कितना दिया, जो उस ऊष्मा इंजन के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, जो उसको स्रोत से प्राप्त हो रही थी, उस ऊष्मा को क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। तो यहाँ पर जो ऊष्मा उसको प्राप्त हो रही थी उसी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो Q1, इन दोनों का जो अनुपात है, प्राप्त कार्य और अवशोषित ऊष्मा का जो अनुपात है, वही ऊष्मा इंजन का क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऊष्मा इंजन की क्षमता। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, डायग्राम में क्या देख पा रहे हो कि ये जो इंजन है इसकी दक्षता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जिसकी दक्षता की बात कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, इस ऊष्मा इंजन से कार्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको हम दे रहे हैं कितना, Q1 दे रहे हैं, तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगी, दक्षता कैलकुलेट होगी। अब इसी डायग्राम में अगर देखोगे, अगर कार्य की बात करोगे तो क्या आप Q1 और Q2 से यहाँ पर कार्य देख सकते हो, हाँ बिल्कुल देख सकते हो। तो जितनी ऊष्मा आपने अवशोषित करी है और जितनी बच गई, ठीक है, तो अगर इन दो मतलब कि जितना अवशोषित किया और जितना का इस्तेमाल नहीं किया, उस ऊष्मा का जो यहाँ पर परिवर्तन है वो आपके कार्य यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, Q1 माइनस Q2। अब यही कार्य की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पर दक्षता के इस समीकरण में आप रख दोगे Q1 माइनस Q2 बटे Q1। ठीक है, तो यहाँ से आपको दक्षता का आगे का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दक्षता का आगे सूत्र प्राप्त होगा, इसको अगर हम ताप में रूप में अगर इसकी व्याख्या करें, तो ताप के रूप में अगर व्याख्या करें तो जो हम ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं, उच्च नियत ताप वहां पर T1 है, जो यहाँ पर क्या है, सिंक है, वहां पर निम्न नियत ताप क्या है, T2 है, जो कि किसकी Q2 ऊष्मा का ताप है। ठीक है, Q2 ऊष्मा का ताप है। तो यहाँ पर जो ताप है वो पूरा पूरा ऊष्मा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समतुल्य हो सकता है, समतुल्य हो सकता है। इसीलिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ताप की जगह यहाँ पर जो है ऊष्मा की जगह हम ताप रखते हुए, ऊष्मा की जगह ताप रखते हुए ये समीकरण हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ऊष्मा इंजन की क्या कहलाएगी, दक्षता। अब ऊष्मा इंजन की दक्षता के बाद हम प्रशीतक यानी कि ऊष्मा पंप, ये बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे है, क्योंकि हम ऊष्मा इंजन में क्या कर रहे थे, ऊष्मा इंजन में हम ऊष्मा को अवशोषित कर रहे थे, अवशोषित ऊष्मा के द्वारा कार्य में परिवर्तन हो रहा था, बचा हुआ क्या हो रहा था, आपका सिंक में जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर उच्च ताप था, यहाँ पर निम्न ताप था। ठीक है, उच्च ताप था, यहाँ पर क्या था, निम्न ताप था। लेकिन जब प्रशीतक की बात करते हैं या ऊष्मा पंप की बात करते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर, सबसे बेहतरीन उदाहरण जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछता है, और एसी रेफ्रिजरेटर की चलो बात करते हैं। तो आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखा होगा जिसमें आप खाना रखते हैं, खाने की ऊष्मा को रेफ्रिजरेटर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, अवशोषित कर ली जाती है, और पीछे आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से जिगजैग टाइप का इस तरीके से काफी सारा तार देखा होगा, जहां से काफी गर्म मतलब
मतलब काफी गर्म हीट वहां से निकलता है। वो कैसे निकलता है? क्योंकि खाने की जो उष्मा है, खाना खराब ना हो, ठीक है, खाने का अपघटन ना हो, वेस्ट ना हो खाना, ठीक है, क्योंकि गर्माहट से ही क्या होता है, उनके अंदर अपघटन होता है, जिससे खाना जो है आपका खराब होता है। तो उसको अवशोषित करके, उस उष्मा को अवशोषित करके यहां से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अवशोषित कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लो ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर जो है आपकी फ्रीऑन गैसेस भरी होती है। अब यहां पर ये जो फ्रीऑन गैस है, ये इस मतलब काफी ठंडी गैस होती है। अब उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? गर्म से ठंडे की तरफ होता है। क्या होता है? उष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की तरफ। अब ये ठंडी गैस खाने की गर्म उष्मा को क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी, ठीक है, खाने की गर्म उष्मा को अवशोषित कर लेगी। अब अवशोषित करेगी तो यहाँ पर क्या हो गया? उच्च मतलब कि यहाँ पर जो है ये अवशोषित हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका तापमान जो है, निम्न तापमान ने उच्च तापमान को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और जो है पीछे का जो ये रॉड आप यहाँ पर फ्रिज के पीछे इस तरीके से लगा होता है, वहां से उसको क्या करा? निकाल करके परिवेश में बाहर भेज दिया, ठीक है, खाना ठंडा हो गया। उसी तरीके से गर्म कमरे की बात करें तो एसी जो चल रहा होता है, तो वो क्या करता है? जो गर्म हवा है उसको खींच लेता है, गर्म हवा को खींच लेता है, और जिसकी वजह से जो है मतलब कि हमारे रूम मतलब कि गर्माहट कम हो जाती है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारा रूम ठंडा हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? प्रशीतक का कार्य होता है, ठीक है, प्रशीतक का कार्य होता है। और यहाँ पर ये समझ जाओ कि ये ऊष्मा इंजन है, पर यहाँ पर ऊष्मा इंजन में क्या हो रहा था? प्रसार होता था, है ना, मतलब कि वस्तु जो है मतलब प्रसार हो रहा था, यहाँ पर गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ठंडे से गर्म की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है संपीड़न हो रहा है, मतलब यहाँ पर संपीड़न हो रहा है। खाने को ठंडा रखने का कार्य किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर के द्वारा। अगर एसी की बात करें तो कमरे को ठंडा रखने का कार्य जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा कि यहाँ पर जो है ये समझ जाओ कि ठंडी वस्तु से हम, ठंडी वस्तु क्या करेगी? तापमान को अवशोषित करेगी। ठंडी वस्तु क्या करेगी? तापमान को अवशोषित करेगी। तापमान को अवशोषित करेगी मतलब कि यहाँ पर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है तापमान को अवशोषित किया जा रहा है, ठीक है। बेहतर है कि आप इसको सिंक ही लिख दो। तो यहाँ पर सिंक के द्वारा तापमान को अवशोषित करते हुए यहाँ पर स्रोत, तो यहां पर भी क्या रहेगा? यहां पर स्रोत का तापमान ये उच्च रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? ये तापमान निम्न रहेगा। तो आपको दो कंडीशंस के, ऊष्मा इंजन के और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन जब पूछेगा तो तापमान के बारे में वहां पर बताएगा नहीं, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि यहां पर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, और निकाय के द्वारा मतलब यहां पर क्या किया जा रहा है? निकाय के द्वारा जो गर्म ऊष्मा है उसको अवशोषित करके जो है यहां पर निकाय को ठंडा किया, मतलब कि यहां पर प्रशीतक के द्वारा गर्म ऊष्मा को अवशोषित करके परिवेश को ठंडा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? परिवेश को ठंडा किया जा रहा है। और इस कॉन्सेप्ट पर आपका जो है ऊष्मा पंप या प्रशीतक कार्य कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है? यहाँ पर बिल्कुल चक्रीय प्रक्रम हो रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। ऊष्मा इंजन भी हमारा चक्रीय प्रक्रम है, और यहाँ पर ये ऊष्मा पंप भी हमारा चक्रीय प्रक्रम है। लेकिन जब हम प्रक्रमों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रशीतक के लिए प्रक्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम प्रशीतक के लिए प्रक्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हो रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि पहले आपका मान लो कि प्रारंभिक तापमान जो है आपका T1, तो ये आपका स्रोत, ठीक है, ये T1 और ये आपका स्रोत, ये आप स्रोत ही मानो क्योंकि T1 का तापमान हमने स्रोत के लिए पढ़ा था। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम जैसे देखें, यहाँ पर अगर हम जैसे देखें तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे कि सबसे पहले मतलब रुद्धोष्म प्रसार और समतापी प्रसार, मतलब कि यहाँ पर गर्म है, मतलब वातावरण क्या है? गर्म है, ठीक है। तो T2 तापमान और Q2 उष्मा, ठीक है, T2 तापमान और Q2 उष्मा। अब क्या किया गया? रेफ्रिजरेटर के द्वारा इस उष्मा को अवशोषित करा गया, अवशोषित करा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो निकाय के अंदर संपीड़न हुआ, उसके बाद क्या हुआ? समतापी संपीड़न, मतलब कि परिवेश का भी, मतलब कि वहां पर मतलब जो परिवेश मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी चीजें हैं, है ना, उसका जो है तापमान को खींच कर अवशोषित कर लिया गया और उसको ठंडा कर दिया गया, उसके तापमान को खुद ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ? संपीड़न, ठीक। तो मतलब जो खाना गर्म था, ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार और समतापी प्रसार की वजह से उसकी उष्मा को प्राप्त कर ली गई निकाय के द्वारा, निकाय के द्वारा। तो यहाँ पर निकाय पर कार्य जब किया गया, निकाय पर कार्य किसने किया? तो उसके अंदर जो फ्रीऑन गैस भरी हुई है उसने उसकी उष्मा को खींच लिया, ठीक है, सोख लिया, जिससे वो खाना ठंडा हो गया, खाना ठंडा हो गया और उसकी उष्मा जो है मतलब बाहर परिवेश में जो है चली गई, ठीक है, बाहर परिवेश में चली गई।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है प्रशिता के कार्य गुणांक की गणना करेंगे। यहां पर दक्षता की गणना नहीं होगी। कार्य गुणांक का मतलब क्या होगा कि यहां पर जब हम लोगों ने चक्र देखा है ना, तो कार्यकारी पदार्थ के द्वारा, कार्यकारी पदार्थ जैसे कि मान लो जो फ्रियॉन गैस है वो कार्यकारी पदार्थ है, उसके द्वारा क्या किया गया, उसका तापमान क्या है, निम्न तापमान पर सिंक से ऊष्मा को ले लिया गया, सिंक से ऊष्मा को ले लिया गया और स्रोत के द्वारा क्या कर दिया गया, बाहर कर दे दिया गया। तो वहां पर कार्य जो है लिया गया, कार्य जो है लिया गया और कार्य जो है लिया गया, ठीक है। इसी वजह से जो है हम यहाँ पर कार्य गुणांक की बात करते हैं, जिसको हम बीटा अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीटा अक्षर से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रशिता का कार्य गुणांक, सिंक के द्वारा ली गई ऊष्मा। तो सिंक के द्वारा ली गई ऊष्मा क्या है, सिंक के द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 और कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, मतलब कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य कितना है, W, ठीक है। तो यहां से आपका फिर ये कार्य गुणांक जो है इस रूप में, और बिल्कुल जैसे वहां पे ऊष्मा पंप में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊष्मा को आप तापमान के तुल्य लिख सकते हैं, तो वहां से आपको ये कार्य गुणांक का सूत्र मिल जाता है और इस कॉन्सेप्ट को आपको बेसिकली यहां पर समझना है। तो अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, तो भाई अभी तक हम लोग को जो भी पढ़ाई कर रहे थे, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा, तो सारे टॉपिक्स में हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करी। प्रथम नियम की व्याख्या, ऊष्मागतिकी के सारे प्रक्रम देखे हम लोगों ने और प्रथम नियम के आधार पर सारे प्रक्रम की व्याख्या हम लोगों ने देखी और उसके आधार पर हम लोगों ने ऊष्मा इंजन और हम लोगों ने ऊष्मा पंप के बारे में देखा। द्वितीय नियम की बात हम क्यों करते हैं, तो भाई जब हम प्रथम नियम पढ़ रहे थे तो वहां पर केवल और केवल प्रथम नियम में जो है दिशा की बात बताई जा रही थी, प्रसार और संपीड़न की बात बताई जा रही थी, व्याख्या अधूरी थी, ठीक है, व्याख्या अधूरी थी। तो यहां पर जो है पूरी तरीके से व्याख्या नहीं थी, तो जिसके वजह से हमने द्वितीय नियम के बारे में बात किया। अब द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो ऊष्मा का संपूर्ण रूप है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, ठीक बात है, ठीक है। तो आंशिक रूप से ऊष्मा जो है कार्य में परिवर्तित होता है। आंशिक रूप से ऊष्मा कार्य में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि उच्च ताप पर स्रोत से ऊष्मा ली जाए। ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित नहीं होता है, निम्न ताप पर सिंक को दे दी जाती है, ठीक बात है, ठीक है, जिससे ऊष्मा का सतत प्रवाह केवल स्रोत एवं सिंक के तापों पर निर्भर करे, ना कि कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो मतलब जो भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी है, तो कुछ लिमिटेशंस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के हैं। एक बार फिर से ऐसे समझना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हम लोगों ने सारे प्रक्रम, सारी व्याख्या देखी, हम लोगों ने इसमें धनात्मक ऋणात्मक कार्य, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है। पर हमने दिशा की बात करी वहां पर हम वहां पर ये नहीं समझ पाए थे कि कितना जो है, कितना मतलब कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है और कितना सिंक में जा रहा है, ठीक है, कितना सिंक में जा रहा है। तो वहां पर कुछ तो भी ऐसा गैप है जिसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर द्वितीय नियम में देखेंगे। और जब हम द्वितीय नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर द्वितीय नियम में हम लोगों को यह समझ में आता है कि जो हम कार्यकारी पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्यकारी पदार्थ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर कर रहा है। जो भी यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रक्रम हो रहा है, तो ये कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर ना करते हुए केवल और केवल यहाँ पर तापमान पर निर्भर कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने ये सूत्र देखा, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कार्य गुणांक देखा, तो यहाँ पर ताप पर ही निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसके पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर ये समीकरण देखा, तो यह भी किस पर निर्भर कर रहा है, केवल और केवल यहाँ पर ताप पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। कार्य कितना किया ये जब जरूर देख रहे हैं, पर कौन से पदार्थ के द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस चीज के बारे में द्वितीय नियम में जो है बताया गया कि भाई कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पर ऊष्मा का रूपांतरण हो रहा है, ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति डिपेंड नहीं कर रही है। बिल्कुल ये व्यवहारिक इंजन जो है आपको दिखाया गया है, बिल्कुल पूरा का पूरा यहां पर जो है ऊष्मा कार्य में रूपांतरित होना असंभव है, पूरा का पूरा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए दो लोगों ने अलग अलग कथन दिए, ठीक है, एक केल्विन का प्लांक कथन है और एक जो है आपका क्लासियस का कथन है। अब इन दो कथन में क्या बताया गया कि ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जो किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उस ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में बदल दे, मतलब कि पूरी की पूरी ऊष्मा जो है कार्य में परिवर्तित हो, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है संभव, ऐसा संभव
नहीं है, बिल्कुल कभी भी जो है उष्मा जो है पूरी पूरी कार्य के बराबर नहीं हो सकती। अब ये केल्विन जो है साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन प्लांक साइंटिस्ट जी का नाम है, इन्होंने एक कथन दिया, ठीक है। द्वितीय नियम के लिए दो कथन है, एक कथन इन्होंने दिया जिसका डिस्क्रिप्शन तो हमने पहले ही देख लिया था, बट यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या कहा उनके शब्दों में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लासियस के कथन की अगर बात करें तो अगर मान लो किसी भी स्वचालित मशीन के द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से उष्मा को किसी शीतल वस्तु से लेकर तप्त वस्तु को देना असंभव है। इसका मतलब जो है पहला जो कथन है वो उष्मा इंजन के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ है कि जो उष्मा है वो पूरा पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। क्लासियस का कथन ये है कि अगर मान लो कि कोई स्वचालित मशीन के द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के उष्मा को किसी शीतल वस्तु से लेकर तप्त वस्तु, मतलब कि ठंडी वस्तु से लेकर अगर हम गर्म वस्तु की तरफ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है मतलब पूरा का पूरा उष्मा जो है ठंडे से गर्म में जाना, ठंडे से गर्म में जाना मतलब ठंडी वस्तु क्या करती है, गर्म वस्तु की उष्मा को अवशोषित करती है, तो पूरा पूरा अवशोषित करना असंभव है। यही आपको क्लासेस के कथन में बताई जा रही है बात, ठीक है। जो हम लोगों ने शीतलक यानी कि प्रशीतक के बारे में पढ़ा उसके केस में पहला वाला जो था इंजन के लिए था, व्यवहारिक इंजन के लिए। आदर्श इंजन की बात करी जा रही है यहाँ पर कि पूरा को पूरा संभव नहीं है, लेकिन अगर संभव है तो उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, कार्य, जो कि एक आदर्श रूप में तो माना जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेम चीज यहाँ ही है, सेम चीज यहाँ ही है कि यहाँ पर जो है शीतल वस्तु से तप्त वस्तु में जो उष्मा जा रही है तो पूरी की पूरी अवशोषित करना असंभव है, पूरा का पूरा अवशोषित करना असंभव है। सिंपल है, बस इतना ही है आपका द्वितीय नियम। और इतनी सारी जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, तो यहाँ पर हम लोगों ने आदर्श इंजन या आदर्श प्रशीतक की बात करी। तो कार्नो नाम के एक साइंटिस्ट आए, तो वैसे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, जो हम कार्य गुणांक या फिर जो दक्षता की हम बात करते हैं प्रशीतक या उष्मा इंजन के लिए, तो वो हमको बहुत ही कम मिलती है, यहाँ तक बहुत कम, मतलब कि जितना हम वहां पर इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट हमको नहीं मिल रहा, काफी कम। अब जैसे आप सोचो, अगर आप परीक्षा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपके अगर 20-25% मार्क्स आए तो दिस इज अनफेयर ना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, साइंटिस्ट लोग थोड़ा सा परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो ऐसा करें जिससे हम इसकी दक्षता को या कार्य गुणांक को हम बढ़ा पाए। तो उसके लिए कार्नो जी ने क्या किया, उन्होंने एक आदर्श इंजन की कल्पना की। तो ये काल्पनिक तौर पर है, वास्तविकता में ये संभव नहीं है, पर देखो कल्पनाओं से ही हम सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर हम कमिटमेंट करेंगे 100 मार्क्स लेकर आने के लिए, तो कम से कम 100 मार्क्स नहीं पर नियर अबाउट आप कुछ तो भी मार्क्स लेकर के आओगे, आपकी इफिशिएंसी और क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर जो है कार्नो इंजन जो पढ़ रहे हैं, कार्नो इंजन में हम एक आदर्श इंजन की कल्पना कर रहे हैं, कार्नो जी के द्वारा जो दी गई है थ्योरी, उसी को हम यहाँ पर आदर्श इंजन को हम पढ़ेंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लोगों ने द्वितीय नियम में पढ़ा, ये आदर्श रूप में है, किसके लिए, इंजन के लिए और एक प्रशीतक के लिए, इंजन के लिए और प्रशीतक के लिए, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब इसको कार्नो इंजन में प्रैक्टिकली संभव करके कल्पना किया गया, ठीक है, प्रैक्टिकली संभव करके यहाँ पर कल्पना किया गया है। तो यहां पर जब प्रैक्टिकली संभव करके कल्पना किया गया, तो जो हम लोगों ने यहां पर किसके लिए, प्रशीतक के लिए जो कार्य गुणांक पढ़ा और उष्मा इंजन के लिए जो हम लोगों ने दक्षता पढ़ी, ठीक है, ये पूरी कितनी हो गई, एक, अगर परसेंट में बोले, परसेंट में 100%, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और इस चीज को कार्नो इंजन में बताया गया। इतना ही है बस, सारा कुछ बाकी पूरा एज इट इज उष्मा इंजन या प्रशीतक के जैसा आप जो है समझ सकते हैं, पूरा का पूरा, बस दक्षता वहां पर क्या है, 100% है। इसी चीज को यहां पर बताया गया है, कार्नो इंजन में बताया गया है। आप फटाफट से इसका रिवीजन कर सकते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि काफी समय ऑलरेडी हो चुका है। और यहां पर जो है बिल्कुल आदर्श रूप की बात करी गई है पूरी की पूरी। तो यहां पर जब आदर्श रूप की बात करी गई है, तो कार्नो इंजन उष्मा इंजन के रूप में जब हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, उष्मा इंजन के रूप में जब हम इसको मान रहे हैं, यहां पर हम यहां पर क्या करेंगे, बिल्कुल इसके लिए हमने कुछ अलग स्टैंड यहां पर लिया है। ये आपका स्रोत है और ये आपका क्या है, सिंक है। तो स्रोत के द्वारा क्या करिए, आपका कार्यकारी पदार्थ है जो सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है। कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, केवल और केवल उष्मा, स्रोत की उष्मा और उसके ताप, और यहां पर सिंक की उष्मा और इसके ताप पर इसकी निर्भरता होगी, कार्यकारी पदार्थ पर इसकी निर्भरता नहीं होगी। तो क्या होगा, जब हम कुछ स्टैंड में रखेंगे तो ये उष्मा स्रोत के द्वारा जो उष्मा है और जो ताप है उसको क्या करेगा, ये इसके द्वारा जो है कार्यकारी पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है जो भी कार्यकारी रूप में उष्मा का परिवर्तन होगा, ये उष्मा का परिवर्तन जो है इसको हम 100% कंसिडर कर रहे हैं, 100% कंसिडर कर रहे हैं। तो
यहाँ पर जो है सिंक की ऊष्मा या ताप बहुत ही निम्न है, या फिर आप शून्य कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्रोत का और सिंक का, मतलब हम लोगों ने ये जो डायग्राम देखा, यहाँ पर 5 चीजें हैं। ठीक है, इसमें से पहला जो है ऊष्मा का स्रोत, ऊष्मा का सिंक। तो सिंक और स्रोत क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों को पता है। ठीक है, कुछ अलग स्टैंड की बात करी गई, तो पूर्णतः कुछ अलग स्टैंड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः कुछ अलग स्टैंड मतलब कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, समझ जाओ, ताकि मतलब जितनी ऊष्मा हम दे रहे हैं पूरी की पूरी कार्य में हमको बदलना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ अलग स्टैंड चाहिए, ताकि मतलब कि परिवेश में किसी तरह से ऊष्मा ना जा पाए, सारी की सारी ऊष्मा कार्य में बदल पाए, इसलिए हमने यहाँ पर कुचालक स्टैंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद सिलेंडर या पिस्टन, जिसमें हम लोगों ने कार्यकारी पदार्थ को रखा है। कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर जो है किसी तरह से यहाँ पर ऊष्मागत की प्रक्रम की निर्भरता नहीं होगी। और कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, तो कार्यकारी पदार्थ में हम लोग क्या है, आदर्श गैस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ी जो है गैस की मदद, सीएनजी गैस की मदद से भी चलती है, या कार्यकारी पदार्थ के रूप में आप पेट्रोल या डीजल का जैसे इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी ऊष्मागत की प्रक्रम में। ठीक है, जैसे कि आप गैस सिलेंडर जो है आपका घर में जो आप गैस का चूल्हा आपका जलता है, तो ऑब्वियसली वो गैस से ही जल पाता है। इसीलिए हम बार बार जो है यहाँ पर गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, आदर्श गैस की हम बात करते हैं, क्योंकि जो हम ऊष्मागत की प्रक्रम की बात करते हैं तो ज्यादातर या तो पेट्रोल डीजल होगा, या तो फिर वहां पर जो है गैस होगा, सीएनजी गैस हो सकता है ना, और हाइड्रोजन गैस से भी गाड़ी चलती है। जैसे इस तरीके से काफी डिफरेंट चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर इसकी कार्यविधि की बात करें तो बिल्कुल चक्रीय प्रक्रम होगा। चक्रीय प्रक्रम जैसे हम लोगों ने ऊष्मा इंजन और प्रशीतक की बात करी थी, जहां पर हम इन प्रक्रम की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से बी में जब प्रक्रम जा रहा है, बिल्कुल ए से बी में प्रक्रम, तो जब हम लोगों ने समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के बीच में जो संबंध देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका समतापी अब क्या हो रहा है, प्रसार। ठीक है, जो प्रसार होगा तो बिल्कुल यहाँ प्रारंभिक अवस्था से ये बिल्कुल इस तरीके से अधिक दाब से कम दाब की ओर जो है इस तरीके से जाएगा, जिसमें एरो का चिन्ह हम इस तरीके से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो हो रहा है, ये कुचालक स्टैंड पर जब हमने रखा तो निकाय के अंदर ही कार्य हुआ, तो रुद्धोष्म प्रसार वहां पर होगा। तो यहाँ पर बी से सी के लिए आपका क्या हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। अब यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार निकाय के अंदर होने के बाद, ठीक है, अंदर होने के बाद फिर वहां पर क्या होगा, संपीड़न भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न हुआ, आपका संपीड़न हुआ, सिंक पर गया। ठीक है, सिंक पर गया और सिंक से फिर स्टैंड पर, स्टैंड से वापस से स्रोत पर, वापस से स्रोत पर, परंतु यहाँ पर जो है इसका चक्र चला दिया गया, बिल्कुल स्रोत पर यहाँ पर इसका चक्र चला दिया गया, वापस से यहाँ पर सिंक की ऊष्मा को किसमें दे दिया गया। मान लो कि ये इसका कहना यह है कि ये पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित हो गया, और कार्य में परिवर्तित होने के बाद इसने सिंक को भी पूरी पूरी ऊष्मा दे दी, जो कि स्रोत के रूप में वापस से पुनः इस्तेमाल कर ली गई। ठीक है, मतलब अब तुम गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, उससे तुम्हारी गाड़ी चल जाएगी और वापस से वो पेट्रोल में पहले जैसे आ जाएगी। ऐसा संभव है क्या? नहीं है आदर्श रूप में, लेकिन यहाँ पर आइडियल कंडीशन यहाँ पर माना गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको समझा गया। इसके मुख्य भाग के बारे में जैसे हमने समझा, उसी तरीके से हम इसकी कार्यविधि के बारे में यहाँ पर समतापी जो प्रसार, संपीड़न और रुद्धोष्म प्रसार और संपीड़न जो आपने समझा है, बिल्कुल वही है यहाँ पर कार्नो इंजन की कार्यविधि में। बार बार उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ पर ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये आप मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सभी के लिए कार्य निकालना होगा। जैसे हमने समतापी और रुद्धोष्म दोनों के जब संबंध देखे थे, वहां पर हम लोगों ने कार्य का कैलकुलेशन अगर देखा था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से कार्य जो है हम क्षेत्रफल निकालने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात करें आपको मान लो कि ए से बी तक पहुंचने के लिए कार्य निकालना है, तो ये वाला हिस्सा आपको करना पड़ेगा, ये वाले हिस्से का कार्य यहां तक का। अब उसके बाद मान लो कि बी से सी पर जा रहा है, तो अगर आपको कार्य निकालना है तो इसके लिए आपको इस हिस्सा से का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आयतन में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, जो भी चीजें हो रही है उसको कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल किया गया कार्य आयतन में परिवर्तन के साथ साथ बिल्कुल W बराबर, बिल्कुल ये आपका जो है फाइनल और ये इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम, और ये PdV और अवस्था समीकरण का इस्तेमाल करते हुए सारा डेरिवेशन हम करते हैं। और फाइनली जब पहले प्रक्रम यानी कि समतापी प्रसार के लिए हम कार्य निकालते हैं, तो जैसे पहले हमने कैलकुलेशन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से कार्नो इंजन के लिए भी कैलकुलेट करते हुए हमको पहला कार्य जो पहले प्रक्रम का, पहले प्रसार का कार्य हमको प्राप्त होता है। फिर इसी तरीके से हमको दूसरे प्रसार का कार्य प्राप्त होता है, तीसरे का भी इसी तरीके से हमको प्राप्त होता है, समतापी संपीड़न का, फिर चौथे का भी इसी तरीके से डेरिवेशन करते हुए हमको प्राप्त होता है। लेकिन ठीक है, चारों का प्राप्त हुआ, इसके बाद कुल कार्य कैसे पता चलेगा? तो बेटा कुल कार्य के लिए जो आपका इसका बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा, इसका क्षेत्रफल ही हम लोगों को कैसे निकलेगा? तो चारों का अगर हम कार्य जो निकला है W1 प्लस W2 और माइनस W3 प्लस W4,
इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो अगर आप इसका जो समीकरण निकला है तो W1, W2, W3 और W4 का जब आप मान देखेंगे, ठीक है, तो यहां से जो W2 और W4 है वो एक समान वैल्यू दिख रही है और यहां पर धन और चिन्ह ऋण होने की वजह से, देखो इसको मैं आपको लिखकर बता देती हूं, बेहतर होगा। कुल कार्य W बराबर आपका W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4, और क्योंकि यहां पर ये W1 प्लस W2 माइनस W3 और माइनस W4, तो आपका जो वैल्यूज आपका वहां निकल के आया है W2 और W4 का वो एक जैसा निकल के आया है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। W1 और माइनस W3 इनकी वैल्यूज जो हम लोगों ने निकाली है ना, वैल्यूज जो हम लोगों ने निकाली है, इनको वैल्यूज जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, ये W1 और ये W3 की जो वैल्यू पुट करेंगे उससे हम लोगों को किया गया कुल कार्य निकल जाएगा। और ये जो किया गया कुल कार्य निकलेगा, ये यहाँ पर ये जो ग्राफ हम लोगों ने देखा है, जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वही आपके किए गए कार्य के बराबर होगा। कार्नो इंजन के लिए हम पढ़ते हैं, कार्नो इंजन की दक्षता बिल्कुल जो आपका कार्नो इंजन की दक्षता, जैसे आप लोगों ने ऊष्मा इंजन की दक्षता पढ़ी, बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितनी ऊष्मा हम लोगों ने दी पूरा का पूरा किस में बदल गया, कार्य में बदल गया, इसलिए कार्नो इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो जाएगी। तो केवल ये काल्पनिक रूप में संभव है, काल्पनिक रूप में संभव है, एक्चुअल में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है इंजन की दक्षता, ठीक है। और इसके लिए सूत्र जो होता है, फाइनल सूत्र आपका ये होता है, ठीक है। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। तो द्वितीय नियम को यहाँ पर प्रूफ कर रहा है, द्वितीय नियम को प्रूफ कर रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल 100% संभव नहीं है। कुछ ना कुछ ऊष्मा और स्रोत और सिंक के तापमान में परिवर्तन तो होगा ही, जिसकी वजह से उसकी दक्षता जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी ही। तो बस इसकी व्यावहारिकता में हम यही बात करते हैं कि भाई ये तो बस काल्पनिक रूप में है, ठीक है, काल्पनिक रूप में है और इसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक है, पर वास्तविकता में पूर्णतः कुचालक घर्षण रहित संभव नहीं होता, घर्षण रहित प्रैक्टिकली संभव नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने वहां पर कंसिडर किया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर जो है मतलब कि सारी चीजें जो है, सारी चीजें जो हमको इस तरीके से थ्योरेटिकली प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल ये केवल और केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। प्रमेय की, कार्नो इंजन के प्रमेय की बात करेंगे तो भाई इससे अधिक दक्ष नहीं हो सकता। भाई अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लाना है तो 100% से ऊपर आप मार्क्स तो ला नहीं सकते, मार्क्स लाओगे 100% तक ही लाओगे, तो इससे अधिक दक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये क्या है, केवल और केवल आपका जो है केवल काल्पनिक रूप में ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है दो तापों के बीच करने वाला कार्य, सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं समान होती है, मतलब कि दो तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं समान होती है, चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो, ठीक है। मतलब अगर हम सिलेंडर के अंदर कोई सी भी गैस भरे जिससे हमको कार्यकारी पदार्थ चाहिए, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रही है, इसी चीज को जो है यहाँ पर बताया गया है, बिल्कुल और कुछ भी नहीं। और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की अगर बात कर रहे हैं तो काफी सिंपल है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जो एक ही दिशा में मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में होती है, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो एक ही दिशा में, जो केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो, बिल्कुल आप वहां से रिलेट कर सकते हो, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर सकते हो। और बाकी कार्नो इंजन का यहाँ पर आगे जो है, अगर इंजन और प्रशीतक दोनों को एक साथ रख दिया गया तो किस तरीके से होगा, इसके बारे में आपको दिखाया गया है। वैसे इसकी ज्यादा बहुत जरूरत नहीं है, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा देखना नहीं है। और यहीं इसी के साथ हम आज का ये वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट आपको कौन से चैप्टर के लिए चाहिए, कैसा लग रहा है ये वन शॉट, आपको जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। यही हमारी प्रेरणा है जो हमको बार बार आपके लिए खूब मेहनत करके वीडियोज लेकर आने के लिए हमको मोटिवेट करते हैं। तो भाई आपको पढ़ाई के लिए हम मोटिवेट करते हैं, आपको क्या चाहिए और वो हम बेहतर तरीके से आपको दे पाए, उसके लिए आपके मोटिवेशन की जरूरत है हमें। तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकॉन हिट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट्स आप करते रहेंगे, आपके फीडबैक की हमको जरूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं हमारे अपने अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।